अब आगे अध्याय 152 में कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। झांक गुइलान भी पीछे की रसोई से बाहर आया, थोड़ा भौहें चढ़ाते हुए और लिन चुक्सिया से फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हारी बड़ी बहन को क्या हो गया है? वह तुम्हें फिर से परेशान तो नहीं करेगी, है ना? लिन चुक्सिया ने अपनी नज़रें हटा लीं। जब हम उस पुल पर आएंगे तो हम उसे पार कर लेंगे। लिन जियाई को पता था कि लिन परिवार बहुत पीछे नहीं होगा, लेकिन देर सवेर ऐसा होना ही था। लिन चुक्सिया ने इसे दिल पर नहीं लिया। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि लिन जियाई इतनी जल्दी गर्भवती हो जाएगी। अपने पिछले जीवन में लिन जियाई और किन्यांग के भी अपने बच्चे नहीं थे और ली गुआंगयुआन ने संतान रही। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका नाजायज़ बच्चा भी जन्म लेने वाला था। इस बीच जैसे ही लिन जियाई घर से बाहर निकली, उसका चेहरा एक क्रूर अभिव्यक्ति से विकृत हो गया। उसकी आंखें आक्रोश और अनिच्छा से भरी हुई थीं। उसे हर रोटी की गिनती क्यों करनी पड़ती है, जबकि वह छोटी सी लिन चुक्सिया पूरी रोटी की दुकान की मालिक है? ली गुआंगयुआन उसकी निगाहों से इतना भयभीत हो गया कि उसने चाहा कि वह दूर ही रहे। जियाई, मुझे लगता है कि चाहे यह आपकी छोटी बहन की दुकान हो या किन परिवार की दुकान, यह अच्छी बात है। शायद उन्हें भी इससे फ़ायदा हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लिन जियाई ने तेजी से अपना सिर घुमाया। इसमें क्या अच्छा है? बाकी सब लोग पैसा कमा रहे हैं और तुम अभी भी कंगाल हो। ली गुआंगयुआन, ऐसा क्या मुंह है जो तुम ऐसी बातें कह रहे हो? ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि वह लिन चुक्सिया ही थी। कुछ क्षण पहले बन शॉप के मालिक के प्रति उनकी ईर्ष्या के विचार मात्र से ही लिन जियाई के चेहरे पर शर्म की जलन महसूस हुई, मानो उसे थप्पड़ मारा गया हो। जिस क्षण लिन चुक्सिया उसके सामने चमकती हुई और आकर्षक दिखी, उसे एक अकथनीय अपमान का एहसास हुआ। वह जीवन भर इसी शर्म के साथ जीती रही थी और अब जबकि उसका पुनर्जन्म हुआ है, तो क्या यह उससे कीड़ों की तरह चिपकी रहेगी और उसे घृणा होगी? मुझे मेरे माता पिता के घर वापस ले चलो, उसे इसकी तह तक जाना था। लिन जियाई साइकिल के पीछे बैठ गई, अपने विचारों को शांत करते हुए। उसके पेट के निचले हिस्से में हल्की सी मरोड़ हुई और उसने धीरे से उसे सहलाया। उसने ये भी महसूस किया कि उसने पहले ली गुआंगयुआन से बहुत कठोरता से बात की थी। मुझे खेद है गुआंगयुआन, मैं बस अधीर थी। ली गुआंगयुआन की पीठ अकड़ गई और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। ये ठीक है, मैं समझता हूँ। गुआंगयुआन, मैं जानता हूँ कि तुम सक्षम हो। तुम निश्चित रूप से मुझे एक अच्छा जीवन प्रदान कर सकते हो, है ना? ली गुआंगयुआन की मुस्कान कुछ हद तक कठोर हो गई, लेकिन उसके पीछे बैठी लिन जियाई इसे नहीं देख सकी। जियाई, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। तभी लिन जियाई को संतुष्टि महसूस हुई। उसकी उंगलियां धीरे से उसके निचले पेट को सहला रही थीं। बन की दुकान खोलने में क्या खास बात है? भविष्य में ली गुआंगयुआन बड़ा कारोबार करने वाला है। जहां तक लिन चुक्सिया की बात है, वह केवल अकेले ही अपनी बन शॉप की रक्षा कर सकती थी। खासकर जब से किन्यांग साल में एक बार भी घर नहीं लौट पाती थी, लिन चुक्सिया केवल अपने बच्चे के बारे में ही सपने देख सकती थी। इस बिंदु पर वह सदैव अपराजय रहेंगी। लिन चुक्सिया शाम को घर आए। आज किन्यांग को इलाज के लिए ओल्ड हे के पास जाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने किन्यांग को अपने साथ काम पर नहीं रखा। श्रीमान और श्रीमती किन ने अपने बेटे को 6 महीने से नहीं देखा था और उसे अपने माता पिता के साथ समय बिताने के लिए घर पर ही रहना चाहिए। जब वह घर पहुंची तो किन्यांग छोटे जुआंगजून के साथ आंगन में खेल खेल रहा था। उन दोनों ने कई मुड़े हुए विलों के छल्ले पकड़े हुए थे तथा उन्हें दूर पड़ी खाली बोतलों पर लटकाने की कोशिश कर रहे थे। चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, किन्यांग ने हर बार निशाना साधा और हर बार जब वह निशाना साधता तो छोटा जुआंगजूंग लगातार हंसता रहता और अपने हाथों से ताली बजाता रहता, मानो उन्हें बिल्कुल भी दर्द न हो रहा हो। ये स्पष्ट था कि लिटिल जुआंगजूंग को ये छोटा चाचा बहुत पसंद था। जब भी किन्यांग घर पर होता, वह एक छोटी पूंछ की तरह उससे चिपक जाता। और किन्यांग बहुत धैर्यवान था। चाहे लिटिल जुआंगजूंग कुछ भी मांगे, जब तक वह अनुचित न हो, वह उसे पूरा करता। लिन चुक्सिया को वापस आते देख श्रीमती किन ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आप देखते हैं कि यांग्यांग बच्चों से कितना प्यार करता है। जब आप दोनों के अपने बच्चे होंगे तो यांग्यांग निश्चित रूप से एक अच्छा पिता होगा। लिन चुक्सिया पहले से ही श्रीमती किन के पोते पोतियों के आग्रह से अप्रभावित हो चुके थे और उन्होंने श्रीमती किन के साथ मिलकर किन्यांग की प्रशंसा की। वह धैर्यवान और बुद्धिमान है। बच्चों को ऐसे लोग पसंद आते हैं। अगर उनके अपने बच्चे होते तो वे जरूर अपने पिता को अपना आदर्श मानते। श्रीमती किन ने लिन चुक्सिया की ओर देखा और किसी कारण से उन्हें हमेशा लगा कि चुक्सिया की मुस्कान उनकी मुस्कान से भी अधिक कोमल थी। रात के खाने के बाद लिन चुक्सिया अपने कमरे में लौट आए। जब किन्यांग कमरे में आया तो उसने देखा कि लिन चुक्सिया मेज पर बैठी हुई थी। उसका सिर झुका हुआ था और वह कुछ लिख रही थी। कल मैं एक लैंप खरीद कर वापस ले आऊंगा। यहाँ रोशनी बहुत कम है, यह आंखों के लिए हानिकारक है। किन्यांग वहां आई और उन्होंने मेज को थोड़ा सा खिसका दिया ताकि वह बेहतर रोशनी में लिख सकें। लिन चुक्सिया ने अपनी दुखती गर्दन को सहलाते हुए कहा, मैं कभी कभार घर पर काम निपटा लेती हूँ, लेकिन जब आपके पास समय हो तो आपको भी देख लेना चाहिए। मैं अभी भी घर पर ही पत्र लिखना पसंद करती हूँ।
वह मुस्कुराई, उसकी आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। लैंप की रोशनी में झुककर उसे पत्र लिखने के विचार ने भी किन यांग की आंखों में गर्मजोशी भर दी। वह देर रात के सन्नाटे में भी अपनी पत्नी को पत्र लिखना पसंद करते थे, क्योंकि ऐसा लगता था कि रात के सन्नाटे में उनके दिल करीब आ जाते थे, भले ही वे एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। ठीक है, मैं कल जाऊंगा। वह लिन चुक्सिया के पीछे खड़ा था और उसके कंधे के ऊपर से देख रहा था कि वह क्या लिख रही थी, एक पृष्ठ जो न केवल शब्दों से भरा था बल्कि चित्रों से भी भरा था। यह क्या है? इसे एक कार्य योजना ही समझो। उसने उसे देखने के लिए आगे बढ़ाया। सू वेनसोंग और बाकी लोग आज एक काम पर गए थे। अगर सब ठीक रहा तो छोटे आंगन के पास मौजूदा प्रसंस्करण स्थल अपर्याप्त होगा। प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा आंगन ढूंढना बेहतर होगा, या उससे भी बेहतर, अगर हमें ज़मीन मिल जाए तो अपना कारखाना खोलना। इसके अलावा हमारे पास मजदूरों की बहुत कमी है और वसंत उत्सव के आसपास काम पर रखना मुश्किल है। ये निराशाजनक होगा यदि वे लोग ऐसे ऑर्डर लेकर आएं जिन्हें वे पूरा नहीं कर सकते। कितनी चिंताएं! किन यांग ने उसकी भौहों के बीच की झुर्रियों को कम करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। चूंकि मैं अगले कुछ दिनों तक घर पर मुक्त हूं, इसलिए मैं आपको कुछ चक्कर लगाने में मदद करूंगा। क्या आपके पास एक समाधान है? वह तो बस उसके साथ इस विषय पर चर्चा कर रही थी। मुझे अभी तक यकीन नहीं है, मैं कल गांव के मुखिया से बात करूंगा। लिन चुक्सिया की आंखें अचानक चमक उठीं। ठीक है, अब वह किन परिवार गांव की सदस्य थी, जो एक रणनीतिक स्थान वाला शहरी गांव था। इसका अच्छा उपयोग न करना व्यर्थ होगा। मुझे एक बड़ा आंगन या जमीन का एक बड़ा टुकड़ा चाहिए, पट्टे पर लेने के लिए नहीं, बल्कि खरीदने के लिए, जो मेरी अपनी जमीन हो। किन यांग ने उसकी चमकती आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ न कुछ सोचूंगा। ये दुर्लभ बात थी कि उसकी पत्नी उससे मदद मांगती थी। लिन चुक्सिया ने कागज मोड़ते हुए कहा, श्री किन यांग, मैं आपकी खुशखबरी सुनने का इंतजार करूंगी। यद्यपि उसे यकीन नहीं था कि यह संभव होगा, किन यांग ने निश्चित रूप से उसकी सोच को खोल दिया था। अगर यह काम नहीं करता तो वह कोई और उपाय ढूंढ लेती। आखिरकार किन परिवार का गांव एक शानदार जगह थी, बहुत आनंदमय। रात में किन यांग ने महसूस किया कि आज रात की छोटी महिला विशेष रूप से भावुक थी। अंधेरे में उसकी आवाज़ भारी थी, पत्नी, आज तुम कुछ अलग लग रही हो। उसकी मोहक आवाज़ में केवल एक ही शब्द था, जो इतना मधुर था कि खून खौल उठा। क्या इसलिए कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें थका दूंगा? उत्तेजक लहजे में किन यांग अपनी हरकतों को तेज करने से खुद को नहीं रोक सका और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, क्या हम कोशिश करके देखें कि क्या तुम सचमुच मुझे खाली कर सकती हो? उसके होठों के कोने से एक हल्की सी हंसी निकली, लेकिन यह वह तरीका नहीं है जिससे आप सूखते हैं। उसकी गर्दन के चारों ओर नाजुक और कोमल बाहों के साथ लिन चुक्सिया ने अपनी स्थिति बदलने के लिए उसके स्तब्ध क्षण का उपयोग किया। रात की धुंधली चांदनी में वह छोटी सी औरत मोहक ढंग से मुस्कुरा रही थी, कोमल, जैसे कोई चक्की से फलियां पीस रही हो, मानो उसकी हड्डियों को कुचलकर गूदा बना रही हो। किन यांग को अंततः वह बात समझ में आ गई जो उसके भाई हमेशा कहा करते थे, वह वास्तव में एक परेशान करने वाली छोटी प्रलोभनकर्ता के साथ था। अध्याय 153। स्पष्टतः ये सब बड़ी बेटी का होना चाहिए था। मदर लिन ने लिन चुक्सिया को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं कराया और अगले दिन उसे ढूंढने आ गई। संयोगवश लिन चुक्सिया दुकान पर था। अपनी छोटी बेटी को, जिसे वह तुच्छ समझती थी, रोटी की दुकान पर काम करते हुए देखकर, जैसा कि उसकी बड़ी बेटी ने बताया था, मदर लिन की आंखें आक्रोश से लाल हो गईं। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? यहाँ किन परिवार की बन शॉप पर आकर हंगामा मचाते हुए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? पास में खड़े किन्हान ने मदर लिन की डांट सुनी और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। मैडम लिन, चूंकि चुक्सिया ने किन परिवार में शादी की है, वह किन परिवार की सदस्य है, और बन शॉप में वह जो कुछ भी कहती है वह उसका अधिकार है। अभी आपके शब्द बहुत ज्यादा थे। बिना पूछे ही अपनी ही बेटी पर बेशर्मी का आरोप लगाते हुए किन्हान जानता था कि लिन चुक्सिया को लिन परिवार में पसंद नहीं किया जाता था, लेकिन उसने कभी किसी की बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं देखा था। इससे उनके संदेह की पुष्टि हुई कि यह उनकी बड़ी बेटी ही थी जिसने विवाह की अदला बदली में हेराफेरी की थी। वह उसकी चालाकी के लिए भी आभारी था जिसके परिणामस्वरूप अदला बदली हुई, क्योंकि कल लिन परिवार की बड़ी बेटी को देखने के बाद वह भी अच्छी नहीं थी। ये राहत की बात थी कि उसके भाई ने उससे शादी नहीं की थी। लिन चुक्सिया को देखकर मदर लिन बहुत क्रोधित हो गई। उसने सोचा था, जैसा कि उसकी बड़ी बेटी ने कहा था, कि किन परिवार में शादी करने का मतलब अकेलेपन का जीवन जीना होगा, लेकिन इसके बजाय लिन चुक्सिया सम्मान के साथ रह रही थी, जबकि उसकी बड़ी बेटी गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रही थी और उसे अपनी सास और नंद द्वारा भी सताया जा रहा था। ये वह विवाह था जिसे उसने अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत सोच समझकर चुना था, और फिर भी इससे उसे लाभ हुआ। वह बहुत गुस्से में थी, जिसके कारण वह बिना रोक टोक बोल रही थी। अब किन्हान की बातें सुनकर उसे कुछ हद तक समझ आ गई। ऐसा नहीं है कि मैं उसे डांटना चाहती थी, पर मैं अपनी बेटी के स्वभाव को सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे बस यही चिंता है कि कहीं वह कुछ गड़बड़ न कर दे जिससे तुम्हें परेशानी हो।
चुक्सिया बहुत अच्छा कर रही है, हमारा पूरा परिवार उसे पसंद करता है। चीज़ों को बिगाड़ने की तो बात ही छोड़िए, अगर वह बन शॉप को भी बर्बाद कर दे तो भी हमें उसका साथ देने में खुशी होगी, हम सुख दुख में एक परिवार हैं। मदर लिन उसके शब्दों से इतनी हैरान हो गई कि उनका चेहरा बदसूरत हो गया। वह मूर्ख नहीं थी, वह बता सकती थी कि किन हान लिन चुक्सिया को परिवार का हिस्सा न मानने के लिए उसका मजाक उड़ा रहा था। उसके साथ और अधिक बहस न करना चाहती हुई उसने लिन चुक्सिया को एक तरफ खींच लिया। तुम्हें क्या हो रहा है? अपनी ही माँ को परेशान होते और मेरे लिए आवाज़ तक न उठाते देखकर क्या तुम्हारे पंख इतने मजबूत हो गए हैं कि तुम मुझे अपनी आंखों में भी नहीं देख पा रहे? यह मत भूलो कि तुम्हारे अच्छे दिन कहाँ से आए थे। तुम्हारी बहन ने उस बेचारे ली गुआंगयुवान से शादी की थी ताकि तुम किन परिवार में शादी कर सको और एक अच्छी जिंदगी जी सको। माँ, यहाँ कोई बाहरी नहीं है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि पहले क्या हुआ था, और मैं भी। आप सच को क्यों तोड़ मरोड़ रही हैं? लिन चुक्सिया ने माँ लिन की बात को बीच में ही रोक दिया, उसकी स्पष्ट आंखें मानो सब कुछ देख सकती थीं। उस समय चाहे जो भी कहा गया हो, आज तुम्हारे अच्छे दिन तुम्हारी बड़ी बहन की बदौलत हैं। तो फिर माँ क्या करना चाहती है? कोई और रिश्ता बनाने वाला ढूंढना और किन परिवार और ली परिवार से बात करके हमें फिर से एक दूसरे के साथ मिलाना। मदर लिन निश्चित रूप से चीज़ों को वापस बदलना चाहती थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि यह असंभव है। आप ये कैसी बेतुकी बातें कह रहे हैं? आपकी बहन पहले से ही ली गुआंगयुवान के बच्चे की माँ बनने वाली है, हम वापस कैसे बातचीत शुरू कर सकते हैं? मैं बस इतना कह रही हूँ कि आपको आभारी होना चाहिए और अपनी बहन द्वारा आपके लिए किए गए त्यागों को याद रखना चाहिए। लिन चुक्सिया की निगाहों का सामना करते हुए मदर लिन को पता था कि वह शायद अब उन शब्दों के साथ अपनी बेटी को प्रभावित नहीं कर सकती और उसने विषय बदल दिया। खैर, तुम वो बच्चे हो जिसे पालने में मैंने कड़ी मेहनत की है और तुम्हारी बहन की माँ भी तुम्हारी ही है। अब जब तुम अच्छी जिंदगी जी रहे हो तो तुम अपने परिवार को यूं ही कष्ट सहते नहीं देख सकते। तुम्हारा छोटा भाई कुछ दिन पहले एक साइकिल खरीदना चाहता था और तुम्हारी बड़ी बहन को अब ज्यादा पौष्टिक खाने की जरूरत है क्योंकि वह गर्भवती है। तुम्हें 300 युआन देकर शुरुआत करनी चाहिए। अपनी माँ के इस अधिकारपूर्ण व्यवहार को देखकर लिन चुक्सिया ने मन ही मन उपहास किया। ये सब उसके पिछले जीवन जैसा ही था। पिछले जन्म में वह रिश्तेदारी का ध्यान रखती थी और बचपन से ही अपनी माँ द्वारा नियंत्रित प्यूर की जाती रही थी। माँ की कही किसी भी बात का जवाब देने की उसकी हिम्मत कभी नहीं हुई और इस तरह वह सालों तक नियंत्रित रही। उन्होंने उससे पैसे मांगने के लिए कई कारण बताए और अंत में उन्होंने बहाने बनाने की भी जहमत नहीं उठाई। और फिर भी उसके मूर्खतापूर्ण समर्पण के कारण अंत में सभी ने उसे त्याग दिया। इस जीवन में वह उन्हें और अधिक धन नहीं देगी। पालन पोषण का ऋण उसके जीवन काल में ही पूरी तरह से चुका दिया गया था। नहीं, उसने स्पष्ट उत्तर दिया। मदर लिन अभी भी अपना हाथ बढ़ाए हुए पैसे देने के लिए उसका इंतजार कर रही थी और उसकी बातें सुनकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुम्हारे पास नहीं है? तुम किसे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हो? तुम इतनी बड़ी दुकान में 300 युआन नहीं ला सकती। ये किन परिवार की बन की दुकान है? मैं बस मदद करने आई हूँ। क्या आपको लगता है कि मेरी जैसी नई बहू किन परिवार के पैसों की जिम्मेदारी लेगी? मदर लिन सचमुच यही मानती थीं। अगर उनके परिवार की इतनी बड़ी दुकान होती तो वे बहू को पैसों का प्रबंधन करने की इजाज़त ज़रूर नहीं देती। यहाँ तक कि उनके बेटे की भी कोई भूमिका नहीं होती। घर की मुखिया होने के नाते सारा नियंत्रण उन्हीं के हाथ में होता। भले ही आप पैसे के प्रभारी न हो, आपके पास कुछ पैसे तो होने चाहिए, है ना? आपने इन कपड़ों और अन्य सामानों पर कितना खर्च किया है जो आप पहन रहे हैं? और आप कहते हैं कि आप निर्दयी नहीं हैं, केवल अपने और अपने कपड़ों के बारे में ही सोचते हैं, अपने माता पिता की कठिन जिंदगी के बारे में नहीं सोचते। अपनी सबसे बड़ी बेटी के फटे हुए कपड़ों के बारे में सोचते हुए मदर लिन ने चाहा कि वह लिन चुक्सिया के कपड़े उतारकर अपनी बड़ी बेटी को दे दे। ये सब बड़ी बेटी का होना चाहिए था। लिन चुक्सिया ने मदर लिन की नज़रों को नज़रअंदाज किया और उदासीनता से कहा, ये सब किन यांग ने खरीदे हैं। किन यांग काम करता है और तनख्वाह कमाता है। वह चाहता है कि उसकी पत्नी अच्छे कपड़े पहने और इसमें कुछ गलत भी नहीं है ना? चूंकि ये चीज़ें उसके दामाद ने खरीदी थीं, इसलिए उसके पास बहस करने की कोई गुंजाइश नहीं थी, लेकिन मदर लिन इसे जाने नहीं दे सकती थी। मुझे कोई परवाह नहीं, तुम्हें मेरे लिए ये पैसे लाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। मुझे पता है तुम कर सकती हो। बात तो यह है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो हमारे परिवार को 300 युआन का नुकसान हुआ था। क्या तुमने वो पैसे लिए? मैं अभी इस बारे में नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर तुम मुझे 300 युआन और दोगी तो जब तुम अपने मायके वापस आओगी तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी, वरना मैं तुम्हें अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगी। माँ लिन चुक्सिया के स्वभाव को अच्छी तरह जानती थीं। जब वह छोटी और अवज्ञाकारी थी तो उन्हें बस उसे घर से निकाल देने या बेच देने की धमकी देनी होती थी और बच्चा उनकी हर बात मान लेता था। एक पुरानी कहावत है, बेटा अपनी माँ की कुरूपता से कभी घृणा नहीं करता, कुत्ता अपने घर की गरीबी से कभी घृणा नहीं करता।
जब से लिन चुक्सिया को याद है, माँ लिन उसे लगातार यही उपदेश देती रहती थी कि परिवार में पहले से ही एक बेटी है और वह दूसरी बेटी के रूप में परिवार के लिए एक बोझ, एक बेकार उपस्थिति के अलावा कुछ नहीं है। जितना अधिक उसे यह बताया गया, उतना ही अधिक उसे अपने परिवार द्वारा अवांछित होने का डर सताने लगा। वह कोई भी कार्य करने और कही गई हर बात सुनने के लिए तैयार हो गई। अब जबकि वह विवाहित थी, मदर लिन को विश्वास नहीं था कि वह सचमुच अपने मायके की परवाह करना बंद कर सकती है। लिन चुक्सिया ने मन ही मन उपहास किया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, उसके पीछे से एक गहरी आवाज आई। सास जी, क्या आप सचमुच सोचती हैं कि चुक्सिया अपना मायका नहीं छोड़ सकती, या आपको लगता है कि किन परिवार को धमकाना आसान है, या शायद आपको लगता है कि मैं किन यांग एक धक्का देने वाली हूँ। आवाज गहरी और ठंडी थी, जिससे मदर लिन अनियंत्रित रूप से कांप उठी और उन्होंने मुड़कर देखा कि कुछ ही दूरी पर किन यांग खड़ा था। किन यांग इत्मीनान से लिन चुक्सिया के पास गया, उसे अपने पीछे से धकते हुए, सास जी, क्या आपको चुक्सिया से कुछ चाहिए? बेझिझक मुझसे इस बारे में बात करें। मदर लिन अपनी बेटी को धमका सकती थी और स्वाभाविक रूप से उससे पैसे मांग सकती थी, लेकिन इस दामाद का सामना करते हुए उसे हमेशा अपनी रीढ़ में ठंडक महसूस होती थी। मदर लिन कुछ हद तक घमंडी थी। जब मैचमेकर ने पहली बार किन यांग, एक विश्वविद्यालय स्नातक और एक शानदार डिजाइनर के बारे में बात की, तो उन्होंने अपने दिल में उसके लिए एक उच्च विचार रखा। बाद में जब किन यांग ने अपनी छोटी बेटी से शादी की, तो चाहे वह अपनी बेटी को कितना भी नीचा क्यों न समझती हो, वह हमेशा अपने दामाद के सामने मुस्कुराती और कुछ हद तक चापलूसी करती थी। अब उसके द्वारा पूछताछ किए जाने पर मदर लिन सहज रूप से भाग जाना चाहती थी, लेकिन किन यांग को, जो समान रूप से सुसंस्कृत और स्टाइलिश थी, देखकर उसके दिल में अनिच्छा फिर से उभर आई। यह आदमी ली गुआंगयुवान से कितने गुना ज्यादा ताकतवर था। उसकी सबसे बड़ी बेटी इतनी अंधी कैसे हो सकती थी कि किन यांग को ठुकरा कर ली गुआंगयुवान से शादी कर ले? ये सब बड़ी बेटी का होना चाहिए था। नाराजगी भरी नजरों से उसने लिन चुक्सिया की ओर देखा। वह मेरी बेटी है, परिवार के प्रति पितृभक्ति दिखाने में क्या बुराई है? सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि एक दामाद होने के नाते तुम्हें भी हमें पितृभक्ति दिखानी चाहिए। सच में? तो फिर सासू माँ, ये 300 युआन वाला काम क्या है, समझाओ ना। अध्याय 154। क्या कोई इनाम है? तुम्हें उसी से इस बारे में पूछना चाहिए। जब हमारी शादी हुई थी तो किन परिवार ने 300 युआन का दहेज दिया था, जो बाद में गायब हो गया? परिवार में इतने कम लोग हैं, अगर उसने नहीं लिया तो किसने लिया? मैंने उससे पैसे मांगे क्योंकि मैं अपने परिवार का पैसा वापस पाना चाहता था। हमारे परिवार का पैसा? किन यांग ने व्यंग्य किया। क्या वह जियाक्सिया का दहेज नहीं था? मैंने अभी सुना है कि अगर जियाक्सिया पैसे नहीं लाए तो लिन परिवार उसे अपनी बेटी नहीं मानेगा। मैं तो बस यूं ही बोल रही थी। हम सब एक परिवार हैं, भले ही हड्डियां टूट गई हों, लेकिन टेंडन अभी भी जुड़े हुए हैं। वह वास्तव में अपनी बेटी को अस्वीकार नहीं कर सकी। किन परिवार के पास इतनी बड़ी बन शॉप है और वे इतने समृद्ध हैं कि उनसे संबंध तोड़ लेना उनके लिए ही फायदेमंद होगा, है न? बस यूं ही बोल रही हूँ। किन यांग ने कठोर चेहरे के साथ कहा। मैं अपनी सास को सलाह देती हूँ कि बोलने से पहले अच्छी तरह सोच लें और दूसरों पर दबाव डालने के लिए पितृभक्ति का इस्तेमाल न करें। मैं यह नहीं मानती। अगर आप किसी को पितृभक्ति का पात्र बनाना चाहती हैं तो पहले खुद देखें कि आपने क्या किया है। मेरी पत्नी पर पैसे चुराने का आरोप लगाना, अगर वह आपको पैसे दे तो क्या इससे ये पुष्टि नहीं हो जाएगी कि उसने सचमुच पैसे लिए हैं? मैं सासू माँ, और कुछ मत कहिए। अगर आप सिर्फ जियाक्सिया से मिलने आई हैं तो हम आपका स्वागत करते हैं। बन शॉप में उसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाएगी, अच्छे खाने पीने का इंतजाम होगा। लेकिन अगर किसी और काम से आना हो तो कृपया चले जाए। किन यांग के दृढ़ रुख को देखकर मदर लिन ने लिन चुक्सिया की ओर देखा। तुम कृतघ्न लड़की हो, तुम्हारे पंख कठोर हो गए हैं। मैं तुम्हारी माँ हूँ, देखो वह मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। किन यांग का रवैया मेरा रवैया है, लिन चुक्सिया ने कहा। अगर किन यांग वहाँ नहीं होते तो वह शायद कुछ और भी कठोर कह देती। ठीक है, तुम्हें इसका अफसोस मत करना। अपने परिवार के समर्थन के बिना अगर एक दिन तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें इतना परेशान कर दें कि तुम्हारी जान चली जाए, तो रोते हुए अपने परिवार के पास मत आना। चिंता मत करो माँ, अगर मुझे जान से भी मार दिया जाए तो भी मैं रोते हुए अपने घर वापस नहीं आऊंगी। घर वापस जाने का क्या फ़ायदा? पिछले जन्म में वह लिन परिवार में वापस गई थी, लेकिन फिर से उसे बाहर निकाल दिया गया, जिससे उसके दिल का दर्द और बढ़ गया। मदर लिन ने देखा कि वह राजी नहीं हो पा रही है और गुस्से में वहां से चली गई। किन यांग ने अपना बड़ा हाथ लिन चुक्सिया के कंधे पर रखा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें तंग नहीं होने दूंगा और न ही परिवार को। बेशक लिन चुक्सिया को यह बात पता थी। किन परिवार उसे इतना प्यार करता था कि उसे कभी परेशान नहीं करता था। किन यांग की गहरी आंखें देखकर उसे अचानक दोषी महसूस हुआ। यद्यपि किन यांग ने दृढ़ता से उसका पक्ष लिया, लेकिन जब उसने इसके बारे में ध्यान से सोचा तो उसे पता चला कि उसके व्यवसाय के लिए पूंजी कहाँ से आई थी।
वह कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन किन्यांग पहले बोल पड़ा, मुझे तुम पर विश्वास है। उनका मानना था कि वह जो कुछ भी करती थी उसके पीछे उसके अपने कारण होते थे। उन्हें अपनी शादी की स्थिति अच्छी तरह याद थी, जब पूरे लिन परिवार में दुल्हन के साथ जाने के लिए केवल एक ही दोस्त था। दूल्हे को अंतिम समय में बदल दिए जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। ये जानते हुए कि उसकी पत्नी की पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं रही होगी, उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतनी खराब होगी। ये सोचकर कि ऐसे शब्द उसकी अपनी माँ से आए थे, किन्यांग को दिल का दर्द महसूस होने से रोका नहीं जा सका। वह घर पर 20 साल कैसे बिताई थी? मैंने आपको इसके बारे में पहले कभी बात करते नहीं सुना, मुझे लगा था कि आपके उनके साथ अच्छे संबंध हैं। लिन चुक्सिया ने अपने हाथ जेबों में डाल लिए, उसकी निःशर्त विश्वास भरी निगाहों और आंखों के सामने कुछ असहज महसूस कर रही थी। इसमें बताने लायक कुछ भी नहीं है। मैं कुछ लोगों और चीज़ों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहता। वह लिन परिवार से डरती नहीं थी, वह बस उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। किसी की ऊर्जा सीमित होती है, वह हर दिन व्यवसाय में व्यस्त रहती थी, जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा बहुत अधिक खर्च हो जाती थी। लिन परिवार उसके अतिरिक्त भावनात्मक श्रम के लायक नहीं था। वह हमेशा से मानती थी कि ऊर्जा संरक्षित रहती है। अगर आप बहुत से लोगों पर बहुत ज़्यादा ऊर्जा खर्च करेंगे तो आपके पास अपने जीवन पर गहराई से विचार करने का समय नहीं होगा। अपनी क्यूई और आत्मा को बनाए रखें और बेकार लोगों और मुद्दों से निपटने से इनकार करें। जब आपकी आत्मा अत्यधिक व्यस्त नहीं होगी तो कार्य करने में आपकी दक्षता और सफलता प्राप्त करने में आपकी किस्मत बढ़ेगी। ये भी एक सबक था जो उसने अपने पिछले जीवन से सीखा था। ये देखकर कि वह वास्तव में प्रभावित नहीं हुई थी, किन्यांग ने अंततः आराम किया। अगर लिन परिवार से कोई दोबारा आया तो मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अगर मैं नहीं रहा तो मैं अपने बड़े भाई से तुम्हारी मदद करवाऊंगा। लिन चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा गया है, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। वह अज्ञानी छोटी लड़की नहीं थी जो अपनी माँ के कहे अनुसार काम करती थी। जब आप खेल में होते हैं तो भ्रमित होना आसान है, लेकिन यदि आप पीछे हटकर समस्या को देखें तो आप किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। किन्यांग अभी भी चिंतित था। वैसे भी मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा, यहाँ तक कि तुम्हारे परिवार को भी नहीं। ठीक है। लिन चुक्सिया अब लिन परिवार के बारे में बात नहीं करना चाहता था और उसने विषय बदल दिया। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम अपने मालिक से मिलने गए थे? अब वह हर दूसरे दिन एक्यूपंक्चर उपचार के लिए ओल्ड सरहे के पास जाता है। मैं बाद में जाऊंगा, पहले किसी जगह चलें। लिन चुक्सिया ने किन्यांग का किन परिवार के गांव तक पीछा किया, ये सोचकर कि वह उसे घर ले जा रहा है, लेकिन इसके बजाय वे गांव के दक्षिणी भाग में एक कोने में मुड़ गए और एक खाली जगह के सामने रुक गए। किन्यांग ने आगे खाली जमीन की ओर इशारा करते हुए कहा, यह सामूहिक पशुशाला हुआ करती थी। हमारे गांव में सब्जी उगाने वाले किसान हैं और हम उपज ले जाने के लिए बहुत सारे मवेशी रखते थे। जमीन अलग अलग लोगों में बढ़ जाने के बाद मवेशी भी बांट दिए गए, जिससे ये जमीन खाली हो गई। तुम क्या सोचते हो? लिन चुक्सिया अभी भी हैरान था। आपका क्या मतलब है? मैं क्या सोचता हूँ? क्या आपको जमीन का एक टुकड़ा नहीं चाहिए? क्या यह आपके लिए काफ़ी है? इसके अलावा इसके सामने एक पट्टी है जहाँ पहले पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया जाता था, अल्फाल्फा उगाया जाता था, वह भी इसमें शामिल है। लिन चुक्सिया को अंततः समझ आ गया, लेकिन उसने तो कल ही उससे इस बारे में बात की थी और उसने इतनी जल्दी इसे सुलझा लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह सुबह जल्दी ही चला गया। उसने फिर से आगे खाली जमीन पर नजर डाली, इस बार सिर्फ एक सरसरी नज़र से नहीं। उसने जगह, आकार, हर इंच और हर फुट को गौर से देखा। जितना ज्यादा उसने देखा, उसकी आंखें उतनी ही ज्यादा आश्चर्य से भर गईं। यह इतना बड़ा है, इसमें कितनी जमीन है? लगभग 7 या 8 एकड़, हम इसे बाद में मापेंगे। इस संख्या ने लिन चुक्सिया को सचमुच चौंका दिया। वह एक बड़ा प्लॉट चाहती थी, लेकिन उसका मतलब केवल थोड़ा बड़ा क्षेत्र था, इतना बड़ा नहीं। आपने गांव वालों को मुझे इतनी बड़ी जमीन देने के लिए कैसे राजी किया? सच कहूं तो कल उसकी बातें आधी सच और आधी झूठ थीं। वह बस किन्यांग के साथ बिगड़ना चाहती थी। आमतौर पर वह सब कुछ अकेले ही संभालती रही है, इसलिए जब कोई उसका बोझ बांटने को तैयार हो जाता है तो उसके लिए अपनी कमजोरी को नज़रअंदाज करना कठिन होता है। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ये काम इतनी जल्दी पूरा कर लेगा। क्या आपके पास लोगों की कमी नहीं है? मैंने गांव वालों से वादा किया था कि मैं उन्हें कम से कम 20 मजदूरों के पद दूंगा, लेकिन हमने चयन के लिए मानदंड तय कर दिए हैं। ये सुनने के बाद गांव के मुखिया मुझे ज़मीन देने के लिए राजी हो गए। सचमुच एक कॉलेज ग्रेजुएट, इतना तेज दिमाग। बेशक किसानों के लिए सबसे आकर्षक बात है श्रमिकों के रूप में मजदूरी कमाना। 20 पद गांव के मुखिया और सचिव को ग्रामीणों को जमीन देने के लिए राजी करने के लिए पर्याप्त थे। और अपने ही गांव में कारखाना बनाना, स्थानीय लोगों को काम पर रखना भी गांव के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा गांव एक मुर्गी फार्म भी स्थापित करना चाहता है। गांव के मुखिया ने मुझसे चर्चा की कि जब समय आएगा
तो क्या उन्हें पहले आपूर्तिकर्ता के रूप में माना जा सकता है, जिस पर मैं भी सहमत हो गया। इसके अलावा गांव में मुर्गी फार्म बनाने के लिए उनके पास धन की कमी है, इसलिए मुखिया ने पूछा कि क्या वे हमें 1000 युआन प्रति म्यू की दर से ज़मीन बेच सकते हैं। मुझे ये कीमत अनुचित लगी क्योंकि ज़मीन पर कोई फिक्स्ड नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें 800 युआन प्रति म्यू की पेशकश की। लिन चुक्सिया लगभग अवाक रह गई। केन्यांग, आप इतनी सक्षम कैसे हैं? उन्होंने न केवल उनके लिए भूमि संबंधी मुद्दे को सुलझाया, बल्कि श्रमिकों और आपूर्तिकर्ताओं के मुद्दों को भी सुलझाया। यदि वे बाहर न होते तो लिन चुक्सिया इतनी उत्साहित होती कि वह उसे गले लगाना चाहती। अपनी पत्नी के प्रसन्न व्यवहार को देखकर केन्यांग के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, फिर अचानक झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तो क्या आज रात कोई इनाम मिलेगा? पिछली रात के बारे में सोचते हुए केन्यांग को अंदर से उत्सुकता की एक झुंझुनी सी अनुभूति हुई। अध्याय 155। केन्यांग, मैं तुमसे सचमुच मरते दम तक प्यार करता हूँ। लिन चुक्सिया ने जल्दी से चारों ओर देखा और उसे चूमा। मुझे यह अवश्य चाहिए केन्यांग, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। केन्यांग अचानक रुक गया, फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, यहाँ तक कि उसकी गहरी आंखें भी उज्ज्वल भावुक प्रकाश से चमक उठीं। उसने कहा कि वह उससे प्यार करती है। हालांकि वह जानता था कि शायद उसकी पत्नी उत्साह में आकर ऐसा बोल रही होगी, फिर भी वह बहुत खुश था। लिन चुक्सिया खाली जगह पर घूमी। भविष्य में यह ज़मीन उसकी होगी। यद्यपि अब जिस सौदे की बात की जा रही है वह वास्तविक लेन देन जैसा नहीं है, क्योंकि सामूहिक भूमि को बेचा नहीं जा सकता था, इसलिए अलिखित नियम थे, और यदि गांव सहमत हो जाता तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 20 या 30 साल बाद जब शहरी गांव का विकास शुरू होगा तो इस जमीन का पूरा मुआवजा उसी को मिलेगा। इतनी अपार संपत्ति के बारे में सोचकर लिन चुक्सिया को अंदर से बहुत खुशी महसूस हुई। उसे इतना खुश देखकर केन्यांग भी उसके साथ घूमने लगा। गांव को उम्मीद है कि इन कुछ दिनों में भुगतान किया जा सकेगा। आपके पास अभी भी कितना पैसा है? अगर यह पर्याप्त नहीं है तो मैं आपको उधार लेने में मदद कर सकता हूँ। उधार? इस जमीन की कीमत कम से कम 6000 युआन होगी, आप इसे कहाँ से उधार लेंगे? लिन चुक्सिया ने उत्सुकता से उससे पूछा। 6000 युआन कोई छोटी रकम नहीं थी, और केन्यांग का वेतन भले ही बहुत अधिक माना जाता हो, उसे इतनी राशि जमा करने में लगभग 10 साल लग गए। कोई न कोई रास्ता तो निकल ही आता है। देखते हैं आप में कितनी कमी है। जब से वह ब्रिगेड मुख्यालय से बाहर आया था तब से वह इस पर विचार कर रहा था। सबसे पहले उन्हें अपनी यूनिट से वेतन का कुछ हिस्सा अग्रिम मिलेगा, जहां उनके सभी सहकर्मियों को अच्छा वेतन मिलता था, और उन्हें कुछ उधार लेने में सक्षम होना चाहिए, साथ ही मंत्री से भी, जिनका वेतन अधिक था। दूर उत्तर पश्चिम में मंत्री वान को अचानक गर्दन के पीछे ठंड महसूस हुई। उन्होंने बाहर के मौसम को देखा और आह भरते हुए कहा, लगता है कि फिर से बर्फ पड़ने वाली है, और आश्चर्य व्यक्त किया कि अचानक इतनी ठंड क्यों हो गई। उसे सचमुच पैसे उधार लेने की योजना बनाते देख लिन चुक्सिया हंसा। तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं उधार लिया हुआ सारा पैसा खो दूंगा और फिर तुम अपने लेनदारों से घिर जाओगे? इस आदमी को परेशानी से सबसे ज्यादा नफरत है, लेकिन अब वह उसके लिए बड़ी परेशानी खड़ी करने को तैयार था। केन्यांग निडरता से बोला, ऐसी स्थिति में क्या हम सुख दुख साझा नहीं करेंगे? उसकी उत्सुकता भरी निगाहें देखकर लिन चुक्सिया ने आंखें घुमाईं। क्या वह सचमुच चाहता है कि वह पैसे गंवा दे? मैं वापस जाकर पहले बही खाते देखूंगा। मेरे खाते में कुछ 1000 रुपये होने चाहिए। दुकान के संचालन में सहयोग के अलावा उसके पास लगभग 3 या 4000 युआन होने चाहिए थे। उसने मशीनरी फैक्ट्री के लिए वैक्यूम पैकेजिंग मशीनें बनाने के लिए डिज़ाइन शुल्क के रूप में 1000 युआन कमाए थे और उनसे पहाड़ की चोटी खरीदी थी, लेकिन केन्यांग ने उसे 2000 युआन से ज़्यादा भी दिए थे। कुल मिलाकर उसके पास ज़मीन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए, लेकिन ज़मीन खरीदने के बाद खर्च अधिक होगा। कारखाना बनाना, मशीनरी खरीदना, कच्चा माल खरीदना, इन सब के लिए धन की आवश्यकता होती है, और वह भी कम नहीं। नए साल के करीब आने के साथ उसे ली जियान द्वारा गारंटीकृत और पहले बैंक से उधार लिया गया 3000 युआन का ऋण चुकाना था। उसे यह सुनिश्चित करना था कि ली जियान चिंता मुक्त त्योहार मना सके। इस बारे में सोचे तो धन की आवश्यकता हर जगह थी। प्लेट जितनी बड़ी होगी उतना ही अधिक धन की आवश्यकता होगी। उसने अपने बगल में खड़े लंबे आदमी की ओर देखा, जो धूर्त लोमड़ी की तरह मुस्कुरा रहा था। बताओ, अब तुम क्या योजना बना रहे हो? केन्यांग को ये जानने के लिए सोचने की जरूरत नहीं थी कि उसकी योजना में एक बार फिर वह शामिल था, लेकिन अपनी पत्नी की मदद करने में सक्षम होने के कारण वह जो चाहे करने में प्रसन्न होगा। ट्रेन से उतरते समय बंद शॉप को देखकर एक आदमी को कैसी हार का एहसास होता है, ये केवल वही जानता था। वह अंधराष्ट्रवादी नहीं था, फिर भी वह अपनी पत्नी को मौसम की मार से बचाना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अकेले ही सारा दबाव झेले। अब अपनी पत्नी के लिए काम करने में सक्षम होने के कारण उसे इसमें खुशी मिलती थी। केन्यांग, मैं बैंक ऋण लेने के लिए बंद शॉप का उपयोग करना चाहता हूँ। मुझे एक गारंटर की आवश्यकता है।
पिछली बार रेलवे स्टेशन के पास स्थित बन की दुकान से ऋण प्राप्त हुआ था, इस बार शहर में स्थित दुकान का उपयोग करने से बड़ा ऋण प्राप्त हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हारा गांटर बन जाऊंगा। किन्यान बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गए। उन्होंने ये भी सोचा कि उनकी पत्नी चतुर थी। वास्तव में बैंक ऋण व्यक्तियों से उधार लेने की तुलना में अधिक सुविधाजनक है। डॉट 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 डॉट। इस बीच डॉकिंग माउंटेन गांव में लिन परिवार लिंजियाई कलाई थी और वापस नहीं गई। घर पर मां लिन से समाचार की प्रतीक्षा कर रही थी। वह अपनी मां को लौटते हुए देखने के लिए बड़ी मुश्किल से इंतजार कर सकी और तुरंत उनका स्वागत करने के लिए बाहर चली गई। मां, कैसा रहा? क्या उस बन की दुकान की मालकिन वह शापित लड़की लिन चुक्सिया है? मां लिन साइकिल नहीं चलाती हैं और यद्यपि वे काउंटी तक बस से जाती थीं, फिर भी वे काफ़ी पैदल चलती थीं, जिससे यात्रा के कारण उनके पैरों में दर्द हो जाता था। वह सीधे घर में गई और सबसे पहले अपने लिए एक कप पानी पिया। लिंजियाई बेहद चिंतित थी। मां, आओ मुझसे बात करो। मैंने सुना है कि एक ही मालिक की दो किन बंस दुकानें हैं। क्या ये वह शापित लड़की है? आखिरकार अपनी सांस संभालते हुए मदर लिन ने अपना सिर हिलाया। यह उसकी गलती नहीं है। दुकान का मालिक किन परिवार है, वह बस वहां मदद कर रही है। मालिक किन यान का बड़ा भाई होना चाहिए। असंभव। किन परिवार एक दुकान कैसे खोल सकता है? किन हान और झांग गुइलान काफ़ी चतुर हैं, लेकिन वे केवल खेती करना जानते हैं। इस दंपति ने अपना पूरा जीवन खेती में बिताया है। सिर्फ वे ही नहीं, उनका बेटा भी किसान था। लिंजियाई की प्रतिक्रिया से मां लिन चिढ़ गईं। यह असंभव क्यों है? मैंने वापस आने से पहले चारों ओर पूछताछ की थी। उसने दुकान के कर्मचारियों से गुप्त रूप से पूछताछ की थी कि वास्तव में बन की दुकान का प्रभारी कौन है। कर्मचारी ने स्पष्ट रूप से किन्हान की ओर इशारा करते हुए कहा, किन्हान दुकान का प्रबंधक है। दुकान में होने वाली हर चीज़ में उसकी बात सुनी जाती है। अब पछता रहे हो? मैंने कहा था न, किन परिवार से इतनी अच्छी शादी तो लालटेन लेकर भी नहीं हो सकती। पर तुम तो उस कंगाली गुआंगयुवान के चक्कर में पड़ गई, जो कहता रहा कि वो धंधे में बड़ा नाम कमाएगा। उसका इतना बड़ा धंधा कहाँ है? उसकी जगह किन की बंस शॉप खूब धंधा कर रही है। अगर तुमने किन यांग से शादी कर ली होती, तो क्या तुम आज भी घर में गरीबी में जी रही होती? उस मरी हुई लड़की चुक्सिया को देखो, उसे किसी बात की चिंता नहीं है। वो आज भी बढ़िया बढ़िया खाना खाती है। यहाँ तक कि अगर वह व्यवसाय की देखभाल नहीं करती, तो भी हर दिन बन की दुकान में काम करती, फिर भी खाने के लिए अनगिनत मांस बन उपलब्ध रहते। लिंजियाई ये सब बहुत अच्छी तरह से जानती थी। वह सोचती थी कि उसे अपने लिए मीट बन खरीदने के लिए कितना बजट बनाना पड़ता है, जबकि लिन चुक्सिया के पास खाने के लिए आसानी से पर्याप्त मीट बन होते हैं। उसका चेहरा एक भयानक गुस्से में मुड़ जाता था। यहाँ तक कि गर्भवती होने का गर्व भी पूरी तरह से खत्म हो गया। क्या तुमने उससे पैसे मांगे? कितने मांगे? 300 या 500? तुम्हें सीधे 1000 मांगने चाहिए थे। तुम उसकी माँ हो। अगर वह अच्छी तरह से रह रही है तो उसे तुम्हारा सम्मान करना ही चाहिए। ली गुआंगयुवान को कई महीनों तक सब्जियां बेचने के बाद भी अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है। अगर उनके पास पैसा होता तो वे भी एक अच्छा व्यवसाय चला सकते थे। ली गुआंगयुवान की क्षमताओं के साथ वे जल्दी से किन परिवार से आगे निकल सकते थे और उन लोगों और लिन चुक्सिया को कुचल सकते थे। इस बात का जिक्र आते ही मदर लिन और भी क्रोधित हो गईं। इसका जिक्र भी मत करो, मैं इसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन तुम नहीं जानते, उस लड़की का आदमी भी वापस आ गया है। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे खा जाना चाहता था। उस समय किन्यान के व्यवहार के बारे में सोचकर मदर लिन फिर से काम उठी। आखिरकार वह लिन चुक्सिया की माँ और किन्यान की सास हैं। ये कैसा रवैया था? उसने अपनी बेटी उसे दे दी थी। कुछ 100 युआन मांगने में क्या बुराई है? किन्यान वापस आ गया। ये कैसे संभव है? लिंजियाई को लगा कि दुनिया अवास्तविक हो गई है। अपने पिछले जीवन में किन्यान साल में 2 बार से अधिक घर वापस नहीं आ पाती थी। उसे अच्छी तरह से याद है, जिस वर्ष उनकी शादी हुई थी, उस वर्ष किन्यान नए साल की छुट्टियों के लिए भी घर नहीं आया था, और चंद्र वर्ष के पहले महीने के बाद ही वह एक बच्चे के साथ वापस लौटा था। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं उस मृत लड़की के आदमी को नहीं पहचान पाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। उसने एक हाथ खो दिया है। शायद वह विकलांग हो गया है और उसे अपने कार्यस्थल से निकाल दिया गया है। अध्याय 156 कंपनी उपनियम। टूटी हुई बाँ। लिंजियाई को स्पष्ट रूप से याद था कि किन्यान को अपने पिछले जीवन में कभी कोई चोट नहीं लगी थी और न ही उसके हाथ या पैर टूटे थे। उसका उत्साह धीरे धीरे शांत हो गया। ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग भी न्यायपूर्ण था। शायद लिन चुक्सिया के कारण ही उसने अपना हाथ तोड़ दिया। बन शॉप के बारे में सोचते हुए उसे ये भी याद आया कि उस दिन दुकान में वास्तव में किन्हान और झांग गुइलान थे और लिन चुक्सिया बाद में पहुंचे। उस जोड़े की बात करें तो वे भी अच्छे लोग नहीं थे, खासकर झांग गुइलान, जो किसी भी अन्य की तुलना में अधिक गणनाशील था। पिछले जन्म में, क्योंकि किन्यांग अच्छी कमाई कर पाता था, इसलिए दंपत्ति ने कभी परिवार के बंटवारे का मुद्दा नहीं उठाया। बाद में जब किन्यांग एक बच्चे को जन्म दिया तो उन्होंने तुरंत बंटवारे का मुद्दा उठाया। किन परिवार के बुजुर्ग लोग सबसे बड़े के प्रति पक्षपाती थे।
स्पष्ट रूप से बच्चे सहित वह और किन यांग 3 लोगों का परिवार बनाते थे। फिर भी विभाजन के समय उन्हें केवल 2 के लिए जमीन दी गई थी, जबकि किन परिवार के सबसे बड़े बेटे को 4 के लिए जमीन मिली थी और वर्ष के अंत तक ससुराल वालों को दिया जाने वाला अनाज कम नहीं हो सकता था। यदि उसे अपने मायके वालों का सहयोग और अपनी दृढ़ता न मिलती तो वह बेईमान परिवार उसे पूरी तरह से निगल जाता। लिन चुक्सिया ने किन यांग को लुभाने के लिए कुछ लोमड़ी जैसी चालें अपनाई होंगी, लेकिन अगर वह किन परिवार के सबसे बड़े बेटे के साथ प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी तो वह शायद अभी भी बहुत अनुभवहीन थी। क्या बस इतनी सी बात है? शुरुआत में मिले 300 युआन शायद उसी ने लिए होंगे। भला हमारे घर पैसे चुराने कौन आएगा? मैंने जियादोंग से पूछा है और वो तो बिल्कुल नहीं था। माँ, आप इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। आप उसकी माँ हैं, आपने उसे जन्म दिया और पाला पोसा है। अब यही सही है कि वो आपके खर्चे पर पैसे खर्च करे। मदर लिन ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। वह जानती थी कि यह मामला था, लेकिन पुत्रवत भक्ति का उपदेश देने से उस आदमी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह नहीं जानती थी कि क्या करना है। ये स्पष्ट था कि किन यांग ने वास्तव में लिन चुक्सिया, उस क्रोधित लड़की की रक्षा की थी। ... चून की समय किसी का इंतजार नहीं करता, इसलिए किन यांग के साथ चर्चा करने के बाद चुक्सिया ने कागजी कार्रवाई तैयार की और अगले दिन ऋण की प्रक्रिया के लिए बैंक चला गया। उसने सबसे पहले 3000 युआन का ऋण चुकाया। फिर उसने कागजी कार्रवाई की और नए ऋण के लिए आवेदन किया। इन दिनों ऋण प्राप्त करने के लिए अच्छा क्रेडिट होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि संपार्श्विक भी होना चाहिए। सौभाग्य से उनकी बंद शॉप अब एंचेन काउंटी में काफ़ी प्रसिद्ध हो चुकी थी, इसलिए ऋण के लिए पुनः आवेदन भी शीघ्र ही स्वीकृत हो गया। इस बार लिन चुक्सिया ने सीधे तौर पर 20,000 युआन का ऋण लिया, न केवल वर्तमान भूमि लागत को कवर करने के लिए, बल्कि कारखाने के निर्माण और प्रारंभिक निवेश को भी कवर करने के लिए। 20,000 युआन बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अगर सब कुछ सुचारू रूप से चला तो वे आधे साल में ऋण चुकाने में सक्षम हो जाएंगे। पैसा प्राप्त करने के बाद वे दोनों सीधे गांव के मुखिया के घर गए। गांव के मुखिया, जिनकी उम्र 50 से अधिक थी, का उपनाम भी किन था, जिसका नाम शुसेन था। किन उपनाम मूलतः किन परिवार गांव में प्रमुख था और गांव के मुखिया का परिवार किन यांग के परिवार से दूर का रिश्तेदार था, लेकिन किन यांग के पिता की पीढ़ी तक वे दूर हो गए थे। गांव के मुखिया के मन में हमेशा से किन यांग के प्रति बहुत सम्मान था, जो राष्ट्रीय कॉलेज प्रवेश परीक्षा में पुनः उत्तीर्ण होने के बाद किन परिवार गांव से आने वाली पहली कॉलेज छात्रा थी और यहां तक कि एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से भी। उस समय उनके गांव को बस्ती द्वारा प्रमुखता दी गई थी। जिस दिन स्वीकृति पत्र आया, उन्होंने घंटियों और ढोल के साथ जश्न मनाया, जिससे गांव के मुखिया के रूप में उनके चेहरे पर सम्मान आया। अब जबकि किन यांग अपने गांव में एक कारखाना बना रहे थे, जब उन्होंने एक दिन पहले टाउनशिप को इसकी सूचना दी, तो टाउनशिप प्रमुख ने अपने किन परिवार गांव के नेतृत्व दल की उच्च चेतना, सुधार और खुलेपन की हवा को पकड़ने और समय के साथ चलने के लिए प्रशंसा की। वास्तव में उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, ये किन यांग ही था जो उसके पास आया था। यहाँ तक कि गांव में मुर्गी फार्म शुरू करने का उनका पिछला विचार भी किन परिवार की दुकान पर भुने हुए मुर्गे बेचते हुए देखने से प्रेरित था, और वे सोच रहे थे कि क्या वे अपने मुर्गियों का उपयोग साथी ग्रामीण होने के कारण कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने इस बारे में केवल कुछ ही गांव वालों को बताया था। सभी को लगा कि यह संभव है, लेकिन किसी में भी बोलने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए यह मामला अधर में लटक गया। किन यांग के आगमन के परिणामस्वरूप सब कुछ व्यवस्थित हो गया, और यह कहा जा सकता है कि किन परिवार की कार्रवाई से किन परिवार गांव की पूरी आबादी को लाभ हुआ। इसलिए जब किन शुसेन ने किन यांग और लिन चुक्सिया को देखा तो वह असाधारण रूप से उत्साहित हो गया। उन्होंने तुरंत किसी को सूचित किया कि वह अन्य गांव के कार्यकर्ताओं को बुला ले। जैसे जैसे वर्ष का अंत निकट आ रहा था और खेतों में काम बंद हो गया था, हर घर में नए साल की तैयारी चल रही थी। थोड़ी देर में सचिव और लेखाकार आ गए। लिन चुक्सिया की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी, इसलिए वह गांव के कार्यकर्ताओं से परिचित नहीं थी, इसलिए किन यांग ने उनसे परिचय कराने के लिए विशेष प्रयास किया। और किन यांग के कार्यों को देखकर गांव के कार्यकर्ताओं को भी एहसास हुआ कि खाद्य प्रसंस्करण कारखाने का प्रभारी व्यक्ति जिसे किन परिवार शुरू करने की योजना बना रहा था, संभवतः यही था। आखिरकार किन यांग के पास नौकरी थी और वह घर पर बहुत कम समय बिताती थी। भले ही वह सब कुछ संचालित कर रहा हो, लेकिन भविष्य के संपर्कों का प्रबंधन उसकी पत्नी ही करेगी। वे लिन चुक्सिया के प्रति और भी अधिक उत्साही हो गए। गांव का मुखिया खांसने लगा और व्यापार पर चर्चा करने लगा। जिस जमीन के बारे में हमने आज सुबह बात की थी, जिसके बारे में मैंने तुम्हें पहले बताया था, वह 7 म्यू से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि उसका आकार बहुत सामान्य नहीं है और वह फैक्ट्री बनाने के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कोने में लगे बेर के कुछ पेड़ देने के बारे में सोच रहा था, जो सामूहिक रूप से भी हैं। इस तरह तुम्हारे पास 8 म्यू से थोड़ी ज्यादा जमीन और 2 पॉइंट जमीन होगी। तुम क्या सोचते हो? किन यांग ने कुछ नहीं कहा, बस लिन चुक्सिया की ओर देखा। लिन चुक्सिया ने तुरंत कहा, यह तो बहुत अच्छा है अंकल, किन ने इस बारे में अच्छी तरह सोच लिया है।
सच कहूँ तो हमने आज सुबह उस जमीन के टुकड़े का मुआयना किया था और आपसे इसी मुद्दे पर बात करने की योजना बना रहे थे। अब ये बिल्कुल सही है। ये सुनकर किन शुसेन ने चुपचाप राहत की सांस ली। कल उन्होंने बेर के पेड़ों का जिक्र नहीं किया था, लेकिन बाद में सामूहिक कार्यालय में कुछ लोगों से इस बारे में बात करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे पेड़ वैसे भी ज्यादा फल नहीं दे रहे थे। जमीन का वह टुकड़ा रखना बेकार था, वह गांव वालों के बीच आवासीय जमीन बांटने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि बेहतर होगा कि वह सारा हिस्सा किन परिवार के लड़के को दे दिया जाए और शायद बदले में ज्यादा पैसे मांगे जाएं। वह वास्तव में थोड़ा चिंतित था कि जब वह यह मुद्दा उठाएगा तो दूसरा पक्ष इनकार कर देगा। अब उसने किन यांग को देखना बंद कर दिया और सीधे लिन चुक्सिया के साथ बातचीत की। तो कल जो तय हुआ था उसके हिसाब से कीमत 800 युआन प्रति म्यू है। 8 म्यू और 2 पॉइंट से थोड़ी ज्यादा जमीन के लिए ये 6560 युआन होगा। फिर 6 बेर के पेड़ हैं। हालांकि वे ज्यादा फल नहीं देते, फिर भी वे सार्वजनिक संपत्ति हैं। आप क्या सोचते हैं? चलो इसे एक सम संख्या बनाते हैं और 40 कहते हैं। आप क्या सोचते हैं अंकल किन? किन शुसेन ने अपनी जांघ पर थपथपाया तो फिर बात तय हो गई। किन मिंग, क्या तुम नकदी लाए हो? मैं आधिकारिक मुहर लेने जाता हूँ। इसलिए जब आप बड़े काम करने वाले लोगों से निपटते हैं तो बात अलग होती है। कल ही सार्वजनिक सुरक्षा निदेशक ने कहा कि उनके भाई को वे बेर के पेड़ चाहिए थे और उन्होंने गांव वालों को 10 युआन देने की पेशकश की। उसने केवल 10 युआन देने का साहस किया। लिन चुक्सिया ने भी वह अनुबंध निकाला जो उन्होंने पहले से तैयार किया था। कई गांव के कार्यकर्ताओं ने बारी बारी से इसकी समीक्षा की और सभी ने महसूस किया कि इसमें कोई समस्या नहीं थी। अनुबंध की 2 प्रतियां बनाई गईं, जिन पर ग्राम प्रधान और सचिव ने हस्ताक्षर करके आधिकारिक मुहर लगाई और लिन चुक्सिया ने भी हस्ताक्षर किए। फिर उसने जियांग फूड कंपनी की ताज़ा और गर्म आधिकारिक मुहर निकाली जो उसे कल ही मिली थी और उसे दस्तावेज पर लगा दिया। चमकदार लाल कंपनी की मुहर देखकर किन शुसेन कुछ उत्साहित हुआ। उसने सोचा कि यह किन यांग या लिन चुक्सिया होंगे जो हस्ताक्षर कर रहे होंगे और अपनी उंगलियों के निशान लगा रहे होंगे, लेकिन वह कंपनी की मुहर निकली। किन यांग की पत्नी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? आगे बढ़ो चाचा। किन शुसेन ने सचिव की ओर देखा और दांत पीसते हुए कहा, चूंकि आपकी जियांग फूड कंपनी हमारे गांव में एक कारखाना बना रही है तो क्या इसे हमारे गांव का उद्यम माना जा सकता है? चिंता न करें, गांव प्रबंधन में हस्तक्षेप नहीं करेगा, हमें बस नाम चाहिए। चाचा, आप बहुत विनम्र हैं। हम किन परिवार गांव के ग्रामीण हैं और फैक्ट्री किन परिवार गांव की जमीन का इस्तेमाल कर रही है। अगर यह गांव का उद्यम नहीं है तो क्या है? इसके अलावा फैक्ट्री शुरू हो जाने के बाद भी हमें किन परिवार गांव के लोगों और हमारे गांव के कार्यकर्ताओं के सहयोग की जरूरत होगी। ये सुनकर किन शुसेन और बाकी लोग तुरंत खुश हो गए। गांव में ऐसी फैक्ट्री होने से चाहे मुर्गी फार्म सफल हो या न हो, अगले साल काउंटी के उन्नत समूह का पुरस्कार निस्संदेह उनका ही होगा। अध्याय 157, उसका पति हमेशा मासूम रहता है। इसके अलावा रोजगार के मुद्दे पर पहले से सहमति भी बनी हुई है जिसमें 20 पदों का उल्लेख किया गया है, लेकिन यदि ग्रामीण आवेदन करने आते हैं तो जब तक वे मेहनती और सक्षम हैं तो कोई कारण नहीं है कि फैक्ट्री उन्हें नौकरी पर न रखे। सचमुच बहुत सारे लाभ हैं। लिन चुक्सिया ने समूह की संतुष्टि देखी और वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि आजकल आम लोग कितने सरल और ईमानदार हैं। हालांकि इससे उसे भी बहुत लाभ हुआ। अपने पिछले जीवन में जिन चालाक व्यवसायियों से वह मिली थी उनकी तुलना में ये गांव के लोग बहुत भोले लगते हैं। उसने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और उसे एहसास हुआ कि खाने का समय हो गया है। चाचा, सारा दिन सबको व्यस्त रखने के बाद अगर आपके पास समय हो तो क्यों न हम थोड़ी देर साथ बैठें। मेरे बड़े भाई किन्हान भी आज आना चाहते थे और कह रहे थे कि बहुत दिनों से आप सबसे अच्छी बातचीत नहीं हुई। वो बन शॉप में व्यस्त हैं, शायद इस समय हताश होकर अपना सिर खुजला रहे होंगे। आपको हमारे यहाँ आकर देखना चाहिए, कुछ तैयार व्यंजन चखने चाहिए। फैक्ट्री बनने के बाद उसमें ये सब चीज़ें बनेंगी। किन शुसेन ने खुलकर मुस्कुराया, उसका चेहरा ईमानदार और सरल था। तो हमें इसे आजमाना चाहिए। जब उन्होंने यह बात कही तो सचिव और लेखाकार को कोई आपत्ति नहीं हुई और समूह एक साथ बन शॉप की ओर चल पड़ा। आजकल बन शॉप की दूसरी मंजिल पर 2 निजी कमरे हैं जो मित्रों और परिचितों की सुविधा के लिए व्यवस्थित हैं। बन शॉप में पेय पदार्थों के साथ परोसने के लिए पहले से ही बर्तन मौजूद थे और बस कुछ कट्स के साथ तैयार और ठंडे व्यंजनों की कई प्लेटें थीं। झांग गुइलान ने कुछ गर्मागर्म व्यंजन भी तले जिससे पूरी बड़ी मेज भर गई और शराब भी अच्छी क्वालिटी की थी। किन्हान को हमेशा से ही शराब पीने का अच्छा शौक रहा है और परिचित चेहरों के बीच वह और भी अधिक सहज महसूस करता था। गांव के कार्यकर्ता भोजन से बहुत संतुष्ट थे और जब वे चले गए तो उनके कदम थोड़े अस्थिर थे। वे गर्व से अपनी छाती थपथपा रहे थे, बार बार सभी को आश्वस्त कर रहे थे कि अगर भविष्य में कुछ भी हो तो उन्हें गांव के सामने अपनी बात रखनी होगी। समूह को विदा करने के बाद किन्हान ने अपने बालों में हाथ फेरा, उसके चेहरे पर मुस्कान थी।
ईमानदारी से कहें तो उन्होंने कभी भी गांव के कार्यकर्ताओं द्वारा इतना सम्मान महसूस नहीं किया था जितना आज महसूस किया। आज का दिन सिर्फ गांव के कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का ही नहीं था, केन हान को भी बहुत गर्व महसूस हुआ। उसने वापस जाकर अपने माता पिता से अच्छी बातचीत करने की योजना बनाई। उसने बहुत मेहनत की थी, गांव के लोगों के साथ एक ही मेज पर बैठकर शराब पी थी और पुरानी पीढ़ी से खूब प्रशंसा प्राप्त की थी। इस तरह का व्यवहार पहले केवल उसके दूसरे भाई को ही मिलता था। उसने लिन चुक्सिया पर एक और नज़र डाली। खाने की मेज़ पर उसे अपनी भाभी और दूसरे भाई के बड़े प्रोजेक्ट के बारे में भी पता चला। एक कारखाना बनाना, और वह भी अपने ही किन परिवार गांव में, कोई कम नहीं। वह कल्पना कर सकता था कि भविष्य में गांव में किन परिवार की क्या स्थिति होगी। इस भाभी ने वास्तव में किन परिवार को गौरव और सम्मान दिलाया। वैसे चुक्सिया, मैंने देखा कि जियोवू जो ऑर्डर लेकर आया था वह काफ़ी बड़ा था। क्या अभी हमारे पास स्टाफ की कमी है? पिछले कुछ दिनों में जो लोग बाहर गए थे वे वापस आ रहे थे क्योंकि वे पास के शहरों में मार्केटिंग कर रहे थे और फीडबैक भी शीघ्र मिल रहा था। अन्य कार्यों के लिए लोगों के चले जाने के कारण छोटे से प्रांगण में ज़्यादा लोग नहीं बचे थे। केवल 2 दुकानों की दैनिक बिक्री के लिए ही पर्याप्त लोग बचे थे। चिंता की कोई बात नहीं, मैंने गांव के मुखिया से बात कर ली है और कल 5 और मजदूर आएंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उन पर नज़र रखूंगा। लिन चुक्सिया ने पहले ही योजना बना ली थी। इससे पहले कि वह सहज महसूस कर सके, वह निश्चित रूप से मशीनों के उपयोग और माल की पहली खेप के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यक्तिगत रूप से देखरेख करना चाहती थी। जहां तक जनशक्ति का सवाल है, गांव के मुखिया इस काम के लिए अपने लोगों को देने के लिए उत्सुक थे। देर हो रही थी, यदि गांव के कई कार्यकर्ता वहां न होते तो रोटी की दुकान पहले ही बंद हो चुकी होती। केन हान ने सुझाव दिया कि केन्यांग और लिन चुक्सिया पहले जाएं, जबकि वह और उनकी पत्नी वापस जाने से पहले साफ सफाई करने के लिए पीछे रहें। शाम तक छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े नीचे गिरने लगे थे और अब जमीन एक सफ़ेद परत से ढक गई थी। कभी मंद पड़ी स्ट्रीट लाइटें अब बर्फीली जमीन पर विशेष रूप से चमक रही थीं। केन्यांग ने थैले को धकेलना चाहा, लेकिन लिन चुक्सिया ने उसे रोक दिया। चलो टहलते हैं, सुनने में तो अच्छा लगता है। केन्यांग उसके पास वापस आया, उसके नाजुक चेहरे को देखा, उसे अपनी सूती टोपी पहनाई, उसका दुपट्टा ठीक किया और अंत में उसके छोटे हाथों में से एक को पकड़कर अपने कोट की जेब में डाल लिया। लिन चुक्सिया ने अपनी आंखों से मुस्कुराया क्योंकि उसने उसे टटोलने दिया। उसके बड़े हाथ गर्म और सूखे थे, बिल्कुल उसकी तरह, शक्ति और गर्मी प्रदान कर रहे थे। उसने आसमान से गिरते बर्फ के टुकड़ों को देखा, उसका दिल शांति से भर गया। आप किस बारे में सोच रहे हैं? केन्यांग को उसकी इतनी शांति की आदत नहीं थी। मैं किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रही हूँ। उसने उसकी तरफ देखा। पहले मेरा दिमाग बातों से भरा रहता था, लेकिन आज अचानक कुछ भी नहीं है। अगर मुझे सचमुच कुछ कहना होता, केन्यांग, तो तुम्हारे साथ इस तरह टहलना वाकई अच्छा लगता है। केन्यांग ने तुरंत मुस्कुराहट दिखाई, मानो उसकी सीधी बात और निगाहों ने उसे शर्मिंदा कर दिया हो। उसकी निगाहें चारों ओर घूम गईं जैसे उसने आसपास के वातावरण पर नजर डाली। लिन चुक्सिया, मैं हमेशा से तुम्हारे साथ इस तरह से घूमना चाहता था, जीवन भर उसके साथ इस तरह से चलना चाहता था। लिन चुक्सिया भी हंसी। उसे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उसका पति हमेशा इतना शुद्ध हृदय वाला था। सच कहूं तो मुझे इतनी जल्दी फैक्ट्री बनाने की उम्मीद नहीं थी। मैं पहले कुछ और बन शॉप खोलने के बारे में सोच रहा था, शायद पूरे देश में। अब जियांग के साथ मैं शायद अगले 1-2 साल आन सिटी के छोटे से काउंटी में ही फंस जाऊंगा। लेकिन केन्यांग, क्या तुमने आज कर्ज लेते समय मेरे पैसे गंवाने की संभावना के बारे में सोचा था? 20,000 युआन उस जमाने में कोई छोटी रकम नहीं थी जब करोड़पति बनने की बात अभी अभी शुरू हुई थी। उसे याद आया जब उसने 20,000 युआन उधार लेने की बात कही थी, तो केन्यांग ने बस एक पल के लिए रुककर हामी भरी थी। मैंने इसके बारे में सोचा था। केन्यांग ईमानदार था। उसे सचमुच एक पल के लिए आश्चर्य हुआ जब उसने वह साहसिक कदम उठाया। लेकिन तो क्या हुआ? चूंकि यह ऐसा कुछ है जो आप करना चाहते हैं, मैं इसका समर्थन करता हूँ। बस आगे बढ़ें और इसे करें। भले ही एक दिन आप सचमुच सब कुछ खो दें, भले ही आप गहरे कर्ज में हो, आपको कोई बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। लिन चुक्सिया, मैं आपकी देखभाल करूंगा, मैं आपको कर्ज चुकाने में मदद करूंगा। उसकी गहरी भौहों और आंखों को देखते हुए लिन चुक्सिया अपने हाथ उठाने, उसकी पलकों को सहलाने और उन पर से बर्फ के टुकड़े गिराने से खुद को रोक नहीं सकी और धीरे से हंसते हुए बोली, मूर्ख, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं इतना बड़ा कर्ज ले लूंगी जिसे तुम अपने जीवनकाल में कभी नहीं चुका पाओगे? मुझे डर नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे और हम अपने सुख दुख साझा करेंगे। उसके हंसमुख व्यवहार को देखकर लिन चुक्सिया ने आह भरी, तुम सचमुच मूर्ख हो। कोई इतना मूर्ख कैसे हो सकता है? अपने पिछले जीवन में जब वह और ली गुआंगयुवान सफल होने लगे थे, तब भी जब बड़े निर्णयों का सामना करना पड़ता था तो वह व्यक्ति बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हितों का चयन करता था। फिर भी उसके सामने बैठा आदमी उसके एक शब्द पर अपना जीवन दांव पर लगाने को तैयार था। केन्यांग, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कोई कर्ज नहीं चुकाने दूंगा।
जिस आदमी पर उसने अपना मन लगाया था वह आनंदमय जीवन के लिए नियत था, न कि कर्ज चुकाने के लिए। डॉट 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 डॉट। अगली सुबह गांव के मुखिया द्वारा भेजे गए लोग गांव के मुखिया के नेतृत्व में किन परिवार के घर पहुंचे। 5 लोग, 2 पुरुष और 3 महिलाएं, सभी की उम्र 20 वर्ष के आसपास थी। उनमें से एक, लिन चुक्सिया ने एक दिन पहले ही गांव के मुखिया किन यूफेंग की बेटी को देखा था। हालांकि वह बाकियों से परिचित नहीं थी, फिर भी वह अंदाजा लगा सकती थी कि उनके भी गांव के कैडरों से अच्छे संबंध हैं। श्रीमती किन उनमें से कई को जानती थीं और जब गांव के मुखिया श्री किन के साथ बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने लिन चुक्सिया को एक तरफ खींच लिया। धीमी आवाज में उसने कहा, क्या इन लोगों को तुम्हारे यहाँ भेजना ठीक रहेगा? ये गांव के मुखिया की बेटी हैं, ये दोनों पार्टी सचिव के भतीजे और भतीजी हैं, ये एक सार्वजनिक सुरक्षा निदेशक का चचेरा भाई है। क्या होगा अगर ये लोग वास्तव में काम नहीं कर सकते? यदि वे वास्तव में काम नहीं कर सकते तो उन्हें काम पर रखने से उनकी बहू के व्यवसाय में बाधा आएगी, लेकिन उन्हें काम पर न रखने से गांव के कार्यकर्ता नाराज होंगे। लिन चुक्सिया ने आश्वस्त करते हुए श्रीमती किन के हाथ थपथपाए। माँ, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अध्याय 158 आराधना। हम पहले ही इस बात पर सहमत हो चुके थे कि श्रमिकों का उपयोग किया जाए या नहीं, यह उनके विवेक पर निर्भर है, तथा केवल 5 लोगों के शामिल होने पर, भले ही ये 5 उपयुक्त न हो, गांव का मुखिया 15 अतिरिक्त स्थानों के लिए अपने रिश्ते को नहीं तोड़ेगा। इसके अलावा वे गांव में एक कारखाना बनाना चाहते हैं और किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि इन 5 लोगों से अग्रिम मांग करने का क्या मतलब है। गांव के मुखिया और पार्टी सचिव मूर्ख नहीं हैं जो अपनी कब्र खुद खोदेंगे। उसकी यह बात सुनकर श्रीमती किन को आश्वस्ति मिली। लोगों को भेजने में देरी नहीं की गई। लिन चुक्सिया 5 लोगों को सीधे छोटे से आंगन में ले गया जहां उन्होंने पका हुआ भोजन तैयार किया। सु वेनसोंग के अलावा अन्य लोग वापस लौट आए हैं। उनमें से अधिकांश लोग छोटे बड़े ऑर्डर लेकर वापस आए, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके मिस्टर लिन बड़े कदम उठाने वाले हैं। आज सुबह जिया लियांग और हो शियाओबाओ एक साथ ट्राईसाइकिल पर खरीदारी करने गए और सामान्य मात्रा से 3 गुना अधिक खरीदारी की। जब लिन चुक्सिया नए लोगों को लेकर आईं, तो उन्होंने सबसे पहले प्रसंस्करण के दौरान सुरक्षा के मुद्दों के साथ साथ खाद्य स्वच्छता पर भी जोर दिया। फिर वर्तमान कार्मिक वितरण के अनुसार प्रत्येक अनुभवी कार्यकर्ता को 1 या 2 नए कार्यकर्ता सौंपे गए और उन्होंने तुरंत ही व्यावहारिक प्रशिक्षण शुरू कर दिया। पके हुए खाद्य पदार्थों को साफ करने में ज़्यादा तकनीकी कौशल की आवश्यकता नहीं होती। उनके पास समय की कमी थी और वे व्यवस्थित प्रशिक्षण आयोजित करने में असमर्थ थे। वे केवल कार्य प्रक्रिया के दौरान ही समस्याओं की पहचान कर सकते थे और उन्हें ठीक कर सकते थे। लिन चुक्सिया पूरे समय मौके पर मौजूद थे और पैंग योंगली और मा यिंगजी जैसे अनुभवी कार्यकर्ता पहले से ही पके हुए भोजन तैयार करने में बहुत कुशल थे। जब पका हुआ भोजन का पहला बैच तैयार हो गया और ठंडा हो गया तो उसे पैकेजिंग प्रक्रिया में डाल दिया गया। लिन चुक्सिया ने सभी को खाद्य पैकेजिंग मशीन के सामने इकट्ठा किया और व्यक्तिगत रूप से मशीन के उपयोग का प्रदर्शन किया। जब पहला स्मोक्ड चिकन पैकेज से बाहर आया तो उस पर जियांग फूड लेबल देखकर वहां मौजूद सभी लोग रोमांचित हो गए। विशेष रूप से अनुभवी श्रमिकों। हो शियाओबाओ ने तब तक ताली बजाई जब तक कि उनके हाथ बिना ध्यान दिए दुखने नहीं लगे। मूल ऑपरेशन इस तरह है, कौन इसे आजमाना चाहेगा? लिन चुक्सिया ने प्रदर्शन के बाद पूछा। मैं ये करूंगा। हो शियाओबाओ ने सबसे पहले अपना हाथ उठाया। ये कहना होगा कि हो शियाओबाओ में यांत्रिकी में सचमुच कुछ प्रतिभा थी। वह ट्राईसाइकिल को अत्यंत कुशलता से, तेजी से और स्थिरता से चलाता था। खाद्य पैकेजिंग मशीन को चलाना आसान था और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे संभाल लिया। बुरा नहीं है, लिन चुक्सिया ने उदारतापूर्वक प्रशंसा की, और कौन कोशिश करना चाहता है? यद्यपि श्रम का विभाजन था, फिर भी यह सबसे अच्छा था कि हर कोई मशीनों को संचालित कर सके। उसने कुछ नए कर्मचारियों की ओर देखा जो झिझक रहे थे और एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जब तक कि अंततः किन यूफेंग ने डरते हुए अपना हाथ उठाया। क्या मैं इसे आजमा सकती हूँ? हाँ। हो शियाओबाओ उसके लिए एक तरफ हट गई। किन यूफेंग बैठ गई और एक पल के लिए उस ऑपरेशन प्रक्रिया के बारे में सोचा जो उसने अभी देखी थी, फिर आगे बढ़ गई। यद्यपि वह हो शियाओबाओ जितनी कुशल नहीं थी, फिर भी उसने कार्य को व्यवस्थित ढंग से पूरा किया। ये भी बहुत अच्छा है। आधे दिन में ही सभी लोग मशीन के उपयोग से परिचित हो गए। दोपहर के करीब लिन चुक्सिया ने उनके लिए एक छोटी सी बैठक आयोजित की, जो एक प्रेरणात्मक सम्मेलन की तरह थी, जिसने सभी को उत्साहित कर दिया। दोपहर का भोजन आंगन में खाया गया। पैंग योंगली द्वारा एक बड़े बर्तन में उबली हुई सब्जियां बनाई गईं, जिन्हें खरीदे गए बंस और रोल के साथ परोसा गया। उन दिनों इसे बहुत अच्छा भोजन माना जाता था, क्योंकि अधिकांश परिवार केवल नए साल के दौरान या मेहमानों के आने पर ही मांस खाते थे। बच्चों से पूछा जाता था कि वे क्या खाना चाहते हैं, तो वे तुरंत कहते थे कि उबले हुए मांस के साथ उबले हुए बंस। ये कार्य भोजन निःशुल्क था, जिसे वे अपनी इच्छानुसार खा सकते थे। अनुभवी कर्मचारी तो पहले से ही इसके आदी थे, लेकिन आज के नए कर्मचारियों ने कभी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा।
लिन चुक्सिया ने अपने लिए सब्जियों का एक कटोरा परोसा और कुछ बंस उठाए। ये देखकर कि कुछ नए लोग एक साथ बैठे थे, वह भी चली गई। कई लोग जानते थे कि लिन चुक्सिया बॉस हैं, और जब वह आई तो वे थोड़े सतर्क दिखे। लिन चुक्सिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसे गंभीर चेहरे क्यों? क्या आप मुझे दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित नहीं कर रहे हैं? अचानक सभी लोग हंस पड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं श्री लिन, कृपया बैठ जाइए। किन यूफेंग उसके लिए जगह बनाने के लिए एक तरफ हट गया। लिन चुक्सिया सहजता से उनके साथ बैठ गया। कैसा है? काम की आदत हो रही है? क्या ये खेती के काम से ज़्यादा गंदा और थका देने वाला है? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके सामने बैठे एक खूबसूरत नौजवान ने इनकार किया। इस काम में गंदा और थका देने वाला क्या है? मैं 8 साल की उम्र से खेतों में मदद कर रहा हूँ। जब ब्रिगेड सब्जियां लगाती थी, हम हाथ से खाद डालते थे। सुन लियांग डोंग, हम खा रहे हैं। किसी ने तुरंत आपत्ति जताई। सुन लियांग डोंग ने अपना सिर खुजलाया और हंसते हुए कहा, मैं बस श्रीलिन से कह रहा हूं कि यह काम बिल्कुल भी गंदा नहीं है और निश्चित रूप से थकाऊ नहीं है। लिन चुक्सिया इस व्यक्ति को जानते थे, जो सार्वजनिक सुरक्षा के उपनिदेशक का चचेरा भाई था, 20 वर्षीय तथा मिडिल स्कूल स्नातक था। आज सुबह उसने जो देखा, उससे पता चला कि वह बहुत चतुर व्यक्ति था। यद्यपि अन्य लोगों ने सुन लियांग डोंग की बात पर आपत्ति जताई, लेकिन उनमें से किसी को भी काम की गंदगी से कोई परेशानी नहीं हुई। किन परिवार गांव के लगभग सभी सब्जी उत्पादक किसान बचपन से ही खेती का काम करते आ रहे थे और उनमें से किसी को भी गंदे होने से कोई आपत्ति नहीं थी। लिन चुक्सिया ने उनके साथ अन्य चीज़ों के बारे में बातचीत की और धीरे धीरे बातचीत खुल गई और अधिक सहज हो गई। इस बारे में बात करते हुए लिन चुक्सिया और वे लगभग एक ही उम्र के थे, और लिन चुक्सिया ने जानबूझकर उनकी बात दोहराई, जिससे उसे जल्द ही पता चल गया कि वे वास्तव में गांव के चयन के माध्यम से चुने गए थे। सन लियांग डोंग के शब्दों में, वे यहाँ एक मिशन के साथ आए थे। गांव के मुखिया ने बताया कि वे गांव से आए मजदूरों का पहला जत्था थे, और उनके जाते समय उन्होंने बार बार जोर देकर कहा कि उन्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अगर वे अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तभी दूसरे गांव वालों को भी आकर काम करने का मौका मिलेगा। उन्हें अग्रणी कहा जा सकता है। सभी को अपने चयनित होने पर बहुत गर्व महसूस हुआ और वे अपने गांव के लिए सम्मान अर्जित करने हेतु अच्छा काम करना चाहते थे। मैं इसे कैसे कहूं, इस समय उनकी सामूहिक चेतना अभी भी बहुत मजबूत थी। जब वे बात कर रहे थे, किन्यांग ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। छोटा युवा नबो उसे देखते ही सबसे पहले दौड़कर उसके पास गया, अपनी पूंछ हिलाते हुए और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हुए। वह उससे भी अधिक उत्सुक दिखाई दे रहा था जब उसने लिन चुक्सिया को देखा था, जब वह नए लोगों को लेकर आई थी। यहाँ तक कि सामान्य दिनों में लिन चुक्सिया के आसपास उसके व्यवहार से भी अधिक। लिन चुक्सिया ये सोचने से खुद को नहीं रोक सकी कि क्या उस दिन उसने किन्यांग के बारे में जो परिचय दिया था वह बहुत औपचारिक था, जिससे लिटिल युवा नबो ये भूल गया कि वह वास्तव में किसका पालतू जानवर था। किन्यांग अभी अभी ओल्ड मास्टर हे के घर से वापस आया था और उसने अभी तक कुछ नहीं खाया था, इसलिए लिन चुक्सिया ने उसे भोजन का कटोरा परोसा। किन्यांग अपने दाहिने हाथ में चोट लगने के कारण बाएं हाथ से ही चॉपस्टिक का उपयोग करने का अभ्यास कर रहा था, और अब वह बाएं हाथ से चॉपस्टिक का उपयोग करने में बहुत निपुण हो गया था। किन परिवार गांव के लोग किन्यांग को जानते थे। जब उन्हें विश्वविद्यालय में भर्ती कराया गया तो गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। उस समय वे सभी प्राथमिक विद्यालय के छात्र थे। लगभग हर शिक्षक उन्हें प्रेरित करने के लिए किन्यांग को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल करता था, और वे किन्यांग के प्रभाव में पले बड़े थे। अब किन्यांग के पास बैठने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी प्रशंसक बैठक में हों। सन लियांग डोंग तो खाना भी नहीं खा पा रहा था, उसकी नज़रें किन्यांग पर टिकी हुई थीं। इतनी गहरी निगाहों के साथ किन्यांग चाहकर भी इसे नज़रअंदाज नहीं कर सका। उसने ऊपर देखा और बिल्कुल सीधी सादी आंखों से देखा और शांति से पूछा, क्या बात है? सुन लियांग डोंग ने गंभीरता से सिर हिलाया। दूसरे भाई किन, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि भविष्य में गांव का खाद्य कारखाना आपका होगा या श्रीलिन का? किन्यांग ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। ये कैसा सवाल था? लिन चुक्सिया उसकी पत्नी थी, क्या उसकी और उसकी पत्नी एक ही नहीं थीं? उसने लिन चुक्सिया की ओर देखा, जो अपनी हंसी दबाते हुए झुकी और फुसफुसाते हुए बोली, लगता है वे सचमुच आपकी प्रशंसा करते हैं। किन्यांग ने अपनी नाक को छुआ, असहज महसूस कर रहा था, और यह भी जानता था कि उस समय विश्वविद्यालय में उसके प्रवेश को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था। अध्याय 159 अपनेपन की भावना। खाद्य फैक्ट्री जियांग फूड कंपनी का हिस्सा है। मेरे पास नौकरी है और श्रीलिन खाद्य कंपनी के लिए जिम्मेदार हैं। सुन लियांग डोंग की आंखें अचानक चमक उठीं। किन्यांग, जियांग, क्या ये दूसरे भाई किन की फूड कंपनी नहीं है? जाहिर है उसकी बहू ही इसे संभाल रही होगी। उसकी प्रतिक्रिया देखकर किन्यांग खुद को रोक नहीं पाए और बोली, क्या यह इतना ज़रूरी है? क्या तनख्वाह मिलना सबसे ज़रूरी बात नहीं है? किसे परवाह है कि पैसा कौन देता है? हालांकि सुन लियांग डोंग ने दृढ़ता से सिर हिलाया, ये थोड़ा मायने रखता है। लिन चुक्सिया को ये बात मनोरंजक लगी और उन्होंने दूसरों से पूछा, क्या आप लोग भी इसकी परवाह करते हैं?
बाकी लोग हंस पड़े और किन यूफेंग ने स्पष्ट रूप से साहस दिखाते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि दूसरा भाई किन वास्तव में प्रभावशाली है और हमें उसके साथ काम करने पर गर्व है। किन यांग ये कहने ही वाले थे कि लिन चुक्सिया के साथ काम करने में कितना गर्व और सम्मान महसूस होना चाहिए, जो उनसे कहीं अधिक उल्लेखनीय हैं। लेकिन लिन चुक्सिया ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। उसने किन यांग की ओर देखा और पलकें झपकाईं। विश्वास लोगों की आंतरिक शक्ति है जो उन्हें अपनेपन का एहसास दिलाती है। किन यांग उनका विश्वास है और उन्हें इस बात पर गर्व है कि जियांग का हिस्सा मूल रूप से किन यांग का था। दोपहर तक नए श्रमिकों ने अपने कार्यों में निपुणता प्राप्त कर ली थी और लिन चुक्सिया ने उनकी भूमिकाएं पुनः निर्धारित कर दीं। एक खाद्य पैकेजिंग मशीन पर 3 लोग असेंबली लाइन पर काम कर रहे थे, जबकि अन्य लोग पके हुए खाद्य उत्पादों को संसाधित कर रहे थे। लिन चुक्सिया 3 दिनों से यार्ड की देखरेख कर रहे थे और सब कुछ मूल रूप से एक नियमित दिनचर्या में व्यवस्थित हो गया था। इसी दौरान सू वेनसोंग भी लौट आया और खुशखबरी लेकर आया। शू चांगपिंग की बदौलत उन्हें समर्थन मिला और कई फैक्ट्री कैंटीनों से उन्हें ढेर सारे ऑर्डर मिल गए। उन्होंने ये भी सहमति व्यक्त की कि यदि स्वाद अच्छा होगा और कर्मचारी इसे पसंद करेंगे तो वे वर्ष के अंत में कर्मचारियों के लिए वसंत महोत्सव के लाभ के रूप में ऑर्डर का एक और बैच देंगे। इससे पहले कि लिन चुक्सिया खुशखबरी को पूरी तरह से पचा पाती, ली जियान आ गया। लिन चुक्सिया को देखते ही उसने सबसे पहले कहा, इतना बड़ा मामला है और तुमने इसका जिक्र तक नहीं किया। मुझे आज ही वांग चेंग से पता चला कि तुम लोगों का फूड फैक्ट्री से झगड़ा हो गया था। लिन चुक्सिया ने उसके लिए चाय बनाई। अगर मैंने तुम्हें बताया होता तो तुम क्या करते? हमारी बन शॉप फूड फैक्ट्री के बिक्री केंद्र के ठीक सामने है। देर सवेर हमें उनका सामना करना ही पड़ता, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि प्रतिस्पर्धा करने के लिए खाद्य फैक्ट्री ऐसी रणनीति अपनाएगी जो किसी भी पक्ष को पसंद नहीं आएगी। ली जियान ने चाय ली और बड़बड़ाते हुए कहा, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं तुरंत उत्साह देखने आ सकता था। अब मुझे ये किसी और से सुनना था। लिन चुक्सिया वह अवाक थी। ली जियान ने चाय की चुस्की ली जैसे कोई गपशप करने के लिए उत्सुक हो। बताओ, बात कहाँ तक पहुँच गई है? मैंने सुना है कि तुम लोग पैकेज्ड पका हुआ खाना बना रहे हो। क्या तुम इसे विदेश में बेचने की योजना बना रहे हो? लिन चुक्सिया ने आंखें घुमाईं। तुमने पहले ही बहुत कुछ खोज निकाला है, फिर भी मुझसे पूछ रहे हो। लेकिन तुम ठीक समय पर यहाँ आ गए। मैं तुम्हें ढूंढ रही थी। तुमने पहले जो ऋण गारंटी दी थी वह चुका दिया गया है, इसलिए तुम चिंतामुक्त होकर नया साल मना सकते हो। वाह बच्ची, मुझे चिंता थी कि तुम फूड फैक्ट्री के चक्कर में फंस जाओगी और मैं कर्ज में फंस जाऊंगा। लगता है मैंने ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर ली। कर्ज चुका दिया है और लगता है फूड फैक्ट्री ने तुम्हारा कुछ खास नहीं बिगाड़ा। ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अधिक कमाया, लेकिन मुझे एक और गांठा मिल गया और मैंने उससे भी बड़ा ऋण ले लिया। उसने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, जब उसने बाहर से एक आदमी को अंदर आते देखा। ली जियान को अपनी मुस्कुराहट से रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। उनकी याद में लिन चुक्सिया एक अविश्वसनीय रूप से सक्षम लड़का था। अचानक इतना लड़कियों जैसा व्यवहार करना उसके लिए बहुत ज़्यादा था। लिन चुक्सिया से मेल खाता हुआ लंबा काला कोट पहने हुए आदमी को देखकर, यहाँ तक कि दुपट्टा भी वही था, अनुमान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं थी विदेश में काम करने वाला उसका पति वापस आ गया था। मैं वास्तव में इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और यह अच्छी बात है कि मुझसे बात की गई है। कितना ताज़ा! ये कब हुआ? तुमने पहले कभी इसका जिक्र नहीं किया। अभी हाल ही में मेरे परिवार ने मेरे लिए एक ब्लाइंड डेट तय की थी। सब कुछ ठीक लगा, इसलिए हमने तय कर लिया। मैं तुम्हें ये निमंत्रण दे रहा हूँ, तुम और तुम्हारे पति शादी के भोज में ज़रूर आना। उसने अपने बैग से एक निमंत्रण पत्र निकाला और मेज पर रख दिया। ज़रूर, मैं तुम्हारी शादी में ज़रूर आऊँगा। ली जियान यहाँ बैठकर उनकी प्यार भरी बातों में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपने कप का पानी एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया। मैं जा रहा हूँ। सू वेनसोन को अपने घर बुलाता हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। लिन चुक्सिया के पति के सामने ली जियान ने उसे मिलने के लिए आमंत्रित करना अनुचित समझा। यह क्या है? लिन चुक्सिया ने पूछा। वहां पहुंचने पर आपको पता चल जाएगा। यह आपके लिए उपयोगी होगा। जवाब न मिलने पर लिन चुक्सिया ने आगे जोर नहीं दिया। उसने हर एक पैकेट में रेडी टू ईट उत्पाद भर लिए, यानी एक पूरा बड़ा बैग। हमारे पैकेज्ड उत्पाद आजमाएं और देखें कि वे पहले से कितने अलग हैं। अगर कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो हमें बताएं। सुझाव देने से न हिचकिचाएं। ली जियान ने हंसते हुए कहा, क्या हमें सचमुच फीडबैक देने के लिए इतना कुछ चाहिए? बकवास बंद करो, इसे ले लो, ये पैक किया हुआ है। इसकी शेल्फ लाइफ 1 महीने की है, इसलिए आप इसे धीरे धीरे खा सकते हैं। ली जियान को विदा करने के बाद लिन चुक्सिया अपने कार्यालय की ओर वापस जाने ही वाली थी कि किसी ने विनम्रतापूर्वक उसका अभिवादन किया। श्री लिन। चेन चुनहुआ वहां सावधानी से खड़ा था। लिन चुक्सिया ने थोड़ा सिर हिलाया। क्या आप फिर से सिस्टर माँ से बात करने आए हैं? हाँ, मैं आज छुट्टी पर हूँ, बस कुछ देखने आया था।
चिंता मत करो मिस्टर लिन, मैं बस किनारे से देखूंगा और यंगजी के काम में कोई बाधा नहीं डालूंगा। लिन चुक्सिया ने सिर हिलाया और बिना कोई और टिप्पणी किए सीधे अपने कार्यालय चली गईं। जब तक कार्यालय का दरवाजा फिर से बंद नहीं हो गया तब तक चेन चुनवा ने राहत की सांस नहीं ली। माँ यंगजी अपने कामों में व्यस्त थीं और बिना ऊपर देखे बोली, मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि तुम यहाँ ज्यादा ना आओ। बाकी सब चीज़ों की परवाह किए बिना मैं अभी भी काम कर रही हूँ और अगर मिस्टर लिन ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मिस्टर लिन उस तरह के तुच्छ व्यक्ति हैं। इसके अलावा यंगजी, अब तुम इतना अच्छा कर रही हो कि मिस्टर लिन तुम्हारी आलोचना नहीं करेंगे, चेन चुनवा ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं जो कर रहा हूँ उसमें इतनी बड़ी बात क्या है? मिस्टर लिन सचमुच बहुत योग्य व्यक्ति हैं। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम काबिल नहीं हो? चेन चुनहुआ ने असहमति जताई, देखो इस आंगन में तुम कितने प्रभावशाली हो। सभी नए लोग तुम्हारी बात सम्मान से सुनते हैं और मैंने सुना है कि मिस्टर लिन ने तुम्हें उनका प्रभारी भी बना दिया है। अब तुम एक नेता हो, क्या ये प्रभावशाली नहीं है? माँ यंगजी ने उसे सुधारते हुए कहा, श्री लिन ने मुझे नए कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए कहा था। इसका मतलब है कि उन्हें आपकी बात सुननी होगी। उसे समझाना कठिन पाकर माँ यिंगजी ने बहस करना बंद कर दिया और अपना काम जारी रखा। चेन चुनुआ ने इधर उधर देखा, माँ यंगजी के करीब झुका और फुसफुसाया, यंगजी, तुम्हारे यहाँ स्टाफ की वाकई कमी है। अगर मैं मिस्टर लिन से बात करूं कि मैं भी यहाँ आऊं तो क्या होगा? माँ यंगजी ने रुककर कहा, तुम्हारी रोटी की दुकान में अच्छी नौकरी है। तुम यहाँ आने पर क्यों जोर दे रही हो? और ये मशीनें हर किसी के लिए नहीं हैं। श्री लिन के नवनियुक्त कर्मचारी साक्षर थे और उनमें से कुछ ने तो हाई स्कूल तक की शिक्षा भी प्राप्त की थी। चेन चुनहुआ उसकी तरह मुश्किल से ही बड़े बड़े शब्द जानती थी। शायद ये जगह उसके लिए उपयुक्त न हो। इसके अलावा जहाँ तक श्री लिन द्वारा सौंपे गए कार्यों का सवाल है, वह चेन चुनहुआ को इसमें शामिल नहीं करना चाहती थी। माँ यंगजी की अनिच्छा से अनजान चेन चुनहुआ ने आगे कहा, मैं उनके साथ काम नहीं करूँगा। मैं बस आपका अनुसरण करूँगा, आप जो भी करेंगे वही करूँगा। आप मुझे और भी बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इस समय सबके बीच आप और योंगली ही हैं जो इन रेडी टू ईट खाद्य पदार्थों को बनाने में सबसे कुशल हैं और खाना पकाने के समय को भी बखूबी समझते हैं। अध्याय 160। ये सचमुच एक अच्छी बात है। चुनहुआ कुछ अप्रिय बातें कह सकता है। चूंकि अब हम दूसरों के लिए काम कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह कमा रहे हैं, इसलिए हमें वही करना चाहिए जो वे हमें बताते हैं। वे हमसे जो भी करने को कहते हैं हम वही करते हैं। चेन चुनुआ ने देखा कि माँ यंगजी का रंग रूप कुछ खास अच्छा नहीं था और उसने बनावटी हंसी हंसते हुए कहा, मैं तो बस कह रहा था। अगर यह ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? मैं आपके साथ काम करना चाहता था। मैं ये बात दोबारा नहीं कहूँगा, ठीक है? माँ यंगजी सिर झुकाकर काम जारी रखने ही वाली थी कि चेन चुनुआ कुछ देर चुपचाप बैठा रहा और ये देखकर कि इस बार उसने सचमुच माँ यंगजी को परेशान कर दिया है, उसे शर्मिंदगी से वहाँ से जाना पड़ा। चेन चुनुआ ने सोचा, ऐसी बातचीत के बाद वह इशारा समझकर पीछे हट जाएगी। अप्रत्याशित रूप से वह अगले दिन फिर आ गई, लेकिन इस बार उसने नौकरी के स्थानांतरण में माँ यिंगजी से मदद मांगने की बात नहीं उठाई, बल्कि इसके बजाय इस बारे में और ली परिवार के बारे में बेकार की बातें करती रही। क्या आज तुम्हारे पास काम नहीं है? मुझे याद है कि कल तुम्हारी छुट्टी थी। आज तुम फिर से छुट्टी पर नहीं हो सकती, माँ यंगजी ने हैरान होकर कहा। चेन चुनुआ शर्मिंदा महसूस कर रहा था। मैंने कल जो कहा था उसके बारे में सोचा और महसूस किया कि मेरे शब्दों में कुछ गलतियां थीं। आप सही कह रहे हैं, चूंकि हम बॉस लिन के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए हमें बॉस की बात जरूर माननी चाहिए। मैंने यहाँ माफ़ी मांगने के लिए खास तौर पर किसी के साथ शिफ्ट बदली है। कृपया मेरे खिलाफ मत जाए। ये देखकर कि वह होश में आ गई है, माँ यंगजी भी मुस्कुराई, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गई। बस दुकान में अपना काम अच्छे से करो। चेन चुनहुआ वह व्यक्ति था जिसे वह अपने साथ लाई थी। माँ यिंगजी को उससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नहीं थी, उन्हें केवल यह उम्मीद थी कि वह प्रभावी ढंग से काम करेगी, नौकरी का अवसर प्रदान करने वाले बॉस को निराश नहीं करेगी। ये देखकर कि चेन चुनुआ अभी भी वहीं बैठा हुआ है, माँ यंगजी ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं, मैं सचमुच ठीक हूँ, अगर तुम्हें काम पर वापस जाना है तो तुम्हें वापस जाना चाहिए। अगर तुमने शिफ्ट बदल ली है तो घर जाकर आराम करो। चेन चुनुआ ने आंगन में हलचल मचा रहे लोगों की ओर देखा, सिर हिलाया और कहा, तो मैं चला जाऊंगा। मुझ पर अब और गुस्सा मत होना, बस इसे ऐसे समझ लेना जैसे मैंने अनायास ही बकवास बोल दी हो। सच में मैं पागल नहीं हूँ। माँ यिंगजी का एक बार फिर वादा सुनकर चेन चुनुआ को अंततः राहत महसूस हुई और वह जाने के लिए खड़ा हो गया। जैसे ही वह प्रवेश द्वार पर पहुंची, उसकी नज़र बाहर से आ रहे सू वेनसोंग से पड़ी। उसने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया, सुपरवाइजर सू वेनसोंग ने थोड़ा सिर हिलाया और उसके चले जाने के बाद उसने पास में खड़ी माँ यंगजी से पूछा, क्या वह अक्सर यहाँ आती है? इस दौरान उसने उसे 2 या 3 बार देखा था।
मायांगजी के दिल में एक झटका सा महसूस हुआ और उन्होंने जल्दी से समझाया, जब वह छुट्टी पर होती है तो वह मुझसे बात करने आती है। सु वेनसोंग ने सिर हिलाकर बताया कि वह समझ गया है, फिर पूछा, क्या आज मिस्टर लिन आए हैं? लगता है वह कार्यालय में है। ये कहकर सु वेनसोंग सीधे लिन चुक्सिया के कार्यालय की ओर चल पड़ा। जब सु वेनसोंग ने दस्तक दी और लिन चुक्सिया के कार्यालय में प्रवेश किया, तब मा यंगजी ने चुपके से राहत की सांस ली। पैंग योंगली कुछ काम में व्यस्त थे और जब उन्होंने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो उन्होंने अपनी पत्नी को याद दिलाया, जब हम काम करते हैं तो बाहरी लोगों को खुलेआम अंदर न आने दें। मा यंगजी इस सिद्धांत को जानती थीं, लेकिन चून की चेन चुनुआ उनके सहयोगियों में से एक थी और लिन चुक्सिया उनसे पहले भी बिना किसी टिप्पणी के मिल चुकी थी, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। हालांकि पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने उसे चेन चुनुआ से थोड़ा नाखुश कर दिया और वह अपने पति के दृष्टिकोण से काफ़ी सहमत हो गई। कार्यालय में सु वेनसोंग ने अपने बैग से एक पत्र निकाला और लिन चुक्सिया को सौंप दिया। मिस्टर लिन, इस पर एक नज़र डालिए, ये डायरेक्टर ली की ओर से है। लिन चुक्सिया ने अपनी कलम नीचे रख दी, उसे उठाया और उस पर नज़र डाली। उसकी आंखें चमक उठीं। ये सचमुच अच्छी बात है। उसने एक दिन पहले ही अनुमान लगा लिया था कि ली जियान के पास जो चीज़ है वह निर्यातित खाद्य पदार्थ से संबंधित हो सकती है। जैसा कि उसने सोचा था, ये वास्तव में सब्जियों के वितरण चैनलों के बारे में था। यद्यपि ये चैनल अपने तैयार खाद्य पदार्थों के साथ तुरंत ग्राहकों तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन यदि इनका प्रबंधन अच्छी तरह से किया जाए तो ये संभावित ग्राहक बन सकते हैं और सब्जी स्टेशन के साथ संबंध स्थापित होने से उनके लिए विकास करना आसान हो जाएगा। वैसे एक और खबर है, लगता है निदेशक ली का तबादला हो रहा है और मैंने सुना है कि तबादला आदेश भी आ चुका है। वसंत महोत्सव के बाद वह सीधे बाजार पर्यवेक्षण ब्यूरो को रिपोर्ट करेंगे। सब्जी की दुकान से निकलने से ठीक पहले उसने ये खबर सुनी थी। लिन चुक्सिया थोड़ा चौंका, इतनी जल्दी? श्री लिन, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? ओह नहीं, लिन चुक्सिया ने अपना सिर हिलाया। उसने तो बस ये बात कह दी थी। आखिरकार ली जियान को उसके पिछले जीवन में इतनी जल्दी स्थानांतरित नहीं किया गया था। ये संभवतः उसके पुनर्जन्म द्वारा लाया गया तितली प्रभाव था। उसे याद आया कि उस दिन मार्केट पर्यवेक्षण ब्यूरो के उपनिदेशक फैंग ली जियान से काफ़ी प्रभावित थे। लिन चुक्सिया ने पत्र की विषय वस्तु को कागज़ के एक अन्य टुकड़े पर लिखा और उसकी एक प्रति सु वेनसोंग को सौंप दी। देखो, क्या तुम वसंत महोत्सव से पहले इन जगहों पर घूम सकते हो? कुछ लोगों का इंतजाम करो और जाते समय और नमूने ले जाओ। ठीक है। सु वेनसोंग ने सूची ली और व्यवस्था करने चले गए। लिन चुक्सिया ने मानचित्र के सामने रखे पत्र को काफ़ी देर तक देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान थी। अगले सप्ताह ली जियान का सौभाग्य होगा और उसे अपने उपकारकर्ता को एक बड़ा उपहार देना चाहिए। उसने अपनी घड़ी पर नज़र डाली तो पाया कि अभी भी समय था। किन्यांग आज ओल्ड सरहे के घर पर एक्यूपंक्चर करवा रही थी और लिन चुक्सिया ने सीधे वहां जाने से पहले साफ सफाई की। वहां पहुंचने पर ओल्ड सर ही किन्यांग के लिए एक्यूपंक्चर का काम पूरा कर रहे थे। चोट के बाद व्यायाम की कमी से कमज़ोर हो चुकी, कभी मांसल और चिकनी बाह पतली चांदी की सुइयों से ढकी हुई थी। लिन चुक्सिया को अपनी नाक में एक उदासी और बेतहाशा दर्द महसूस हुआ। बूढ़े सर ने उसकी अभिव्यक्ति देखी और घृणा से अपने होंठ भींच लिए। अपनी नज़र हटाओ, वह अभी तक विकलांग नहीं हुआ है। मैं ऐसा क्यों न महसूस करूं कि यह लगभग विकलांग होने जैसा ही है। गुरुजी, क्या आपको विश्वास है कि वह भविष्य में कलम पकड़ सकेगा और लिख सकेगा? किसी कार्यव्यसनी के लिए अपने काम में संलग्न न हो पाना अत्यंत निराशाजनक और पीड़ादायक अनुभव होगा। बूढ़े साहब ने असंतोष से कहा, क्या तुम मेरी चिकित्सा कुशलता पर संदेह कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर वह दिन आएगा जब बूढ़े साहब की प्रतिष्ठा बर्बाद होगी, तो यह इसलिए होगा क्योंकि मैंने तुम्हारे जैसे अयोग्य शिष्य को अपनाया था, मैंने नहीं। क्या तुमने वे बातें याद कर ली हैं जो मैंने तुम्हें याद करने को कहा था? लिन चुक्सिया ने तुरंत विषय बदल दिया। मास्टर, मुझे पता है कि आपकी चिकित्सा कौशल शानदार हैं। जब आप किन्यांग के हाथ का इस तरह से इलाज करेंगे तो लिखने की तो बात ही छोड़िए, कड़ाई भी कोई समस्या नहीं होगी। मैं देख रही हूं कि सभी सुइयां खत्म हो गई हैं, क्या अब हम जा सकते हैं? बूढ़े सर ने उसकी असलियत समझकर हंसते हुए कहा, मानो कोई बंदर पाठ सुनाते समय उतनी ही तेजी से दौड़ सकता है। लेकिन वह जानता था कि लिन चुक्सिया काम में व्यस्त है, क्योंकि उसने सुना था कि उसने कोई खाद्य कंपनी शुरू की है। हर किसी का अपना अपना। वह मूल रूप से व्यवसाय करना चाहती थी और किसी शिष्य को अपनाना लेडी सु सीनियर का एक शब्द मात्र था। ये सोचकर कि विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी का होना अच्छा है, वह उसका गुरु कहलाने को तैयार हो गया। वास्तव में ओल्ड सर हे लिन चुक्सिया को बेटी की तरह मानते थे और उसे वह करने में सहायता करते थे जो उसे पसंद था। अब तुम जा सकते हो, कपड़े पहन लो। तुम्हें वह सूट लाने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम वापस आओ तो कुछ हल्का व्यायाम करो, लेकिन जल्दबाजी मत करो, धीरे धीरे करो। लिन चुक्सिया का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। बूढ़े सरहे ने उसे एक निराशाजनक नज़र से देखा, फिर किन्यांग को सलाह देने के लिए मुड़े।
अगर इस बार तुम ठीक भी हो जाओ तो यह भाग्य का खेल है। अगली बार शायद तुम इतनी भाग्यशाली न हो। अगर तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगी और भगवान न करे मेरी शिष्या विधवा हो जाए तो मैं उसे कतई विधवा नहीं रहने दूंगी। मैं उसके लिए तुरंत कोई बेहतर जीवनसाथी ढूंढ दूंगी। अध्याय 161 लिन चुक्सिया उनका सिद्धांत और अंतिम पंक्ति है। किन यांग अपने कपड़े पहन रहा था जब उसकी पहले वाली उदासीन अभिव्यक्ति अचानक बिखर गई। मुझे याद है गुरुजी, और मैं आपको वह अवसर नहीं दूंगा। अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करने देने का विचार उसके लिए असहनीय था। ओल्ड सरहे के आंगन से निकलने के बाद किन यांग ने लिन चुक्सिया को आश्वस्त करना जारी रखा कि वह फिर कभी लापरवाही से खुद को खतरे में नहीं डालेगा और उसकी भलाई का ध्यान रखेगा। लिन चुक्सिया को उम्मीद नहीं थी कि गुरु के शब्द इतने प्रभावशाली होंगे और वह चुपचाप इस बात पर आश्चर्यचकित थी कि कैसे बुरा आदमी अभी भी उसका पक्ष लेता है। ये देखकर कि किन यांग को अब अपने हाथ को गोफन में रखने की जरूरत नहीं है बल्कि वह उसे आराम से अपने बगल में लटका सकता है, उसने उससे ये भी पूछा कि वह कैसा महसूस कर रहा है। किन यांग ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगलियां हिलाईं, उसका चेहरा संतुष्ट मुस्कान से भर गया। मास्टर के एक्यूपंक्चर उपचार के बाद मुझे स्वास्थ्य लाभ में उल्लेखनीय सुधार महसूस हो रहा है। पहले मेरी उंगलियां कमज़ोर और निष्क्रिय थीं, लेकिन अब वे फुर्तीली हैं। बस इतना है कि लंबे समय तक निष्क्रिय रहने के बाद मुझमें ताकत की कमी हो गई है। चिंतित मत होइए। मास्टर ने यह भी कहा कि चोट के बाद पुनर्वास बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए धीरे धीरे ठीक होने की आवश्यकता होती है। मुझे पता है मेरी प्यारी पत्नी, मुझे आपको धन्यवाद देना है। अगर आप मुझे उत्तर पश्चिम में ढूंढने नहीं आई होती तो शायद मैं अभी भी वहीं होता और उसे ओल्ड सरहे जैसा उपचार नहीं मिलता। उत्तर पश्चिम में चिकित्सा की स्थिति सीमित थी। मास्टर ने कहा था कि इलाज जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। अगर चोट लगने के तुरंत बाद उसे मास्टर का इलाज मिल जाता तो वह और भी जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक हो जाता। इसके विपरीत यदि वह 1 या 2 महीने और देरी कर देता तो उसका हाथ सचमुच बर्बाद हो जाता। मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक है या नहीं, लेकिन आप जानते हैं, जिस दिन से मैंने आपको देखा है मैं आशा से भर गया हूं और मेरा हाथ पहले जितना कमज़ोर नहीं लगता। यहाँ तक कि उंगलियां हिलाना भी एक समस्या थी, लेकिन वापस आने और मास्टर का इलाज करवाने के बाद ये दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। लिन चुक्सिया मुस्कुराए, उसकी आंखें खुशी से झुक गईं। वह जानती थी कि आध्यात्मिक झरने के पानी ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो याद रखना, भविष्य में जो कुछ भी होगा उसे मुझसे मत छिपाना। हम मिलकर कठिनाइयों का सामना करेंगे और मिलकर समस्याओं का समाधान करेंगे। आपको भी ऐसा ही करना होगा। यही बात किन यांग लिन चुक्सिया को भी बताना चाहता था। लिन चुक्सिया की जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं और उसे अंदाज़ा नहीं था कि एक औरत में कितनी ताकत हो सकती है। भले ही वह हर समय उसके साथ न रह सके, लेकिन वह उसका सहारा बनने को तैयार था। लिन चुक्सिया ने धीरे से उसका हाथ छुआ। बेशक हम आखिरकार पति पत्नी हैं। किन यांग ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ा, उसे अपनी हथेली में दबाया और जल्दी से छोड़ दिया। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई। कुछ दूरी पर राहगीर खड़े थे। उसे यकीन नहीं था कि उन्होंने उन्हें देखा था या नहीं, लेकिन उसका दिल असाधारण रूप से संतुष्ट था। वे दोनों डिपार्टमेंटल स्टोर गए। खाना और पेय अब ली जियान के लिए शादी के उपहार के रूप में उपयुक्त नहीं होंगे, लेकिन सच कहूं तो हालांकि आर्थिक सुधारों को शुरू हुए कई साल हो चुके थे, उनका शानहे प्रांत उत्तर में एक अंतर्देशीय क्षेत्र था और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ज़्यादातर सामान अभी भी बुनियादी जीवन यापन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही मिलते थे। शादी के लिए एक अच्छा उपहार चुनना काफ़ी मुश्किल था। काफ़ी विचार विमर्श के बाद लिन चुक्सिया ने 2 घड़ियां चुनी, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, जो उनकी कीमत को देखते हुए ली जियान के लिए उपयुक्त लगीं। भुगतान करने और सामान प्राप्त करने के बाद लिन चुक्सिया को जाने की कोई जल्दी नहीं थी और वह क्रॉकरी सेक्शन की ओर चली गई। माफ़ कीजिए कॉमरेड, कृपया मुझे कॉफ़ी पॉट्स का वह सेट दिखाए। ये पूरे डिपार्टमेंटल स्टोर में कॉफ़ी पॉट्स का एकमात्र सेट था। विक्रेता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई वास्तव में इसे खरीदने में रुचि रखता है, और किन यांग और लिन चुक्सिया का आकार देखने के बाद उसने सोचा कि वे इस तरह की खरीदारी के लिए पर्याप्त रूप से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। ये दक्षिण से आए हैं, देखो इनके पैटर्न कितने सुंदर हैं। आमतौर पर डिपार्टमेंटल स्टोर के विक्रेता कभी भी ग्राहकों को सक्रिय रूप से उत्पाद नहीं बेचते, लेकिन इस विक्रेता को भी कॉफ़ी पॉट सेट पसंद आया, इसलिए उसने कुछ और शब्द बोले। लिन चुक्सिया ने इसकी सावधानीपूर्वक जांच की और वह भी काफ़ी संतुष्ट थे। कृपया मुझे एक बिल लिख दीजिए। कॉफ़ी पॉट की पैकेजिंग बहुत ही उत्तम थी, यहाँ तक कि वह लकड़ी का केस भी था। भुगतान करने और वस्तु प्राप्त करने के बाद किन यांग ने तुरंत उसे ले जाने में मदद की पेशकश की, लेकिन लिन चुक्सिया ने उसका हाथ झटक दिया। अपनी 1.5 भुजाओं के साथ, बेहतर होगा कि तुम आराम करो। गलती से मेरा सामान मत तोड़ देना। किन यांग कहना चाहता था कि यह आवश्यक नहीं है, वह एक हाथ से बक्सा उठा सकता है,
लेकिन ये देखकर कि वह कितनी सावधान थी, मानो उसे वह चीज़ सचमुच पसंद आई हो, उसने बहस नहीं की और बस पूछा, क्या तुम्हें कॉफ़ी पसंद है? कॉफ़ी मिलना आसान नहीं था, उनके ग्रामीण क्षेत्र में ये लगभग दुर्गम थी। ठीक है, अपने पिछले जीवन में जब वह काम में व्यस्त थी तो उसने सुना कि कॉफ़ी पीने से सतर्क रहने में मदद मिलती है, इसलिए उसने एक मित्र से एक कैन मंगवाया। लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद उसे और भी नींद आने लगी। वह संशय में थी और तब तक डटी रही जब तक कि 5 कैन कॉफ़ी पीने के बाद उसे नींद आना बंद नहीं हो गया। धीरे धीरे कॉफ़ी का उस पर उत्तेजक प्रभाव पड़ने लगा। कई वर्षों बाद उन्हें पता चला कि लोगों को सतर्क रखने के लिए कॉफ़ी का प्रभाव हर किसी पर काम नहीं करता है, और उनके जैसे लोग जो कॉफ़ी पीने के बाद नींद महसूस करते हैं, वास्तव में इससे एलर्जी होती है। बाद में ये तथ्य कि कॉफ़ी ने उसे उत्तेजित करना शुरू कर दिया, ये साबित कर दिया कि अपने लगातार और अथक प्रयास से वह सफलतापूर्वक एलर्जी पर काबू पाने में कामयाब रही। अपने विचारों से बाहर आते हुए लिन चुक्सिया ने किन यांग को समझाया, मैं इसे कपास मिल के निदेशक कान को देने की योजना बना रही हूँ। उनकी पत्नी को ये पसंद आएगा। उसकी पत्नी किन यांग को और भी कुछ समझ नहीं आया। वह जानता था कि लिन चुक्सिया की बन शॉप ने कपास मिल से जगह किराए पर ली थी, इसलिए त्योहारों के दौरान उपहार देना सामान्य बात थी। लेकिन अगर वह निर्देशक कान को कुछ दे रही थी तो क्या यह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो निर्देशक कान को पसंद हो? किन यांग की भोली और मूर्खतापूर्ण निगाहों को देखकर यह स्पष्ट था कि यह विज्ञान और इंजीनियरिंग का लड़का इतनी गहराई से नहीं सोचेगा। आसपास कोई न होने के कारण जब तक वह समझाती रही, वे वापस चले गए। मैंने पहले ही पूछताछ कर ली है, इस डायरेक्टर कान का कोई खास शौक नहीं है, बस अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार करता है। उसकी पत्नी भी बहुत अच्छी है, पड़ोसी काउंटी के एक नामी पूंजीपति परिवार की बेटी है और उसने विदेश में पढ़ाई भी की है। पिछले वर्षों में उन्हें दबाया गया था और वे दिखावा नहीं कर सकते थे, लेकिन आजकल नीतियों में ढील के कारण कुछ चीज़ों का स्वाभाविक रूप से उपयोग किया जा सकता है। उसे यह कॉफ़ी पॉट सेट अवश्य पसंद आएगा। जब उपहार देने की बात आती है तो इसमें एक खास तरह की कुशलता होती है जो वे चाहते हैं उसे देना। निर्देशक कान की खुद कोई खास रुचि नहीं है, वह बस अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मेरे पास उनकी पत्नी को खुश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। अब किन यांग को समझ आ गया, अगर कोई उससे कोई मदद मांगने आए तो ज़रूरी नहीं कि वह उसकी बात मान ले, लेकिन अगर कोई लिन चुक्सिया को खुश कर दे तो उसे अपने सिद्धांतों पर टिके रहने में शायद मुश्किल होगी। लिन चुक्सिया उनका सिद्धांत था, उनकी मूल बात थी। ये देखकर कि वह समझ गया है, लिन चुक्सिया थोड़ा मुस्कुराए। इन रणनीतियों को अवसरवादी या लोगों से निपटने के तरीके के रूप में देखा जा सकता है। सेवानिवृत्त नेताओं से बात करते समय आपको उनके अतीत का अधिक उल्लेख करना चाहिए, व्यापारिक साझेदारों के साथ उनकी उपलब्धियों के बारे में अधिक बात करनी चाहिए, मध्यम आयु वर्ग के माता पिता के साथ उनके बच्चों की अधिक प्रशंसा करनी चाहिए। किन यांग एक ईमानदार व्यक्ति थे, उनकी व्यावसायिक उपलब्धियां अद्वितीय थीं और वह उन्हें इन मामलों में उलझाने की कोशिश नहीं कर रही थी, लेकिन उन्हें थोड़ा और समझने से कोई नुकसान नहीं होगा। पलक झपकते ही ली जियान की शादी का दिन आ गया और लिन चुक्सिया किन यांग के साथ शादी में शामिल हुई। पिछले कुछ दिनों में ही उसे पता चला कि ली जियान के पिता काउंटी स्थायी समिति के सदस्य थे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पिछले जीवन में उनके जैसा एक साधारण सब्जी डिपो प्रबंधक इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता था। प्राचीन काल से ही यहाँ विद्वान, किसान, कारीगर और व्यापारी रहे हैं। व्यापारियों के धन को पीढ़ी दर पीढ़ी संचित करने की आवश्यकता होती है, जबकि अधिकारियों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक समर्थन की आवश्यकता होती है, जिसे तथाकथित पारिवारिक विरासत कहा जाता है। ली जियान की मंगेतर भी प्रशासनिक विभाग से थीं, जो एनचेंग काउंटी अदालत में न्यायाधीश थीं। अध्याय 162। ऐसा लगता है जैसे वह और मैं दो अलग अलग दुनियाओं से हैं। वह महिला उससे 2 साल बड़ी थी और आनचेंग कोर्ट में उसकी थोड़ी बहुत ख्याति थी। उसने कई जटिल मामलों को त्वरित और निर्णायक कार्रवाई से निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त रहते हुए सुलझाया था, जिससे आम लोगों का प्यार और प्रशंसा अर्जित हुई थी, जो उसे प्यार से लौह चेहरे वाली महिला न्यायाधीश कहते थे। इस वजह से उन्हें अपने प्रेम जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 25-26 साल की उम्र में भी अविवाहित होने के कारण उस जमाने के हिसाब से उन्हें एक बूढ़ी औरत समझा जाता था। ली जियान के पिता और महिला के पिता सहकर्मी थे और श्रीली की भी इसमें रुचि थी, लेकिन उन्हें यह भी चिंता थी कि उनका बेटा संतुष्ट नहीं होगा। आखिर किस पुरुष को कोमल और सुशील स्त्री पसंद नहीं आती? हर कोई एक सुशील और गुणी पत्नी से विवाह करना चाहता है। जब उन्होंने अपने बेटे को इस बारे में बताया तो अप्रत्याशित रूप से उनका बेटा भी सहमत हो गया। उन्हें अपने बेटे की इस पसंद का अंदाज़ा नहीं था। श्रीली ने खुशी खुशी अपने सहकर्मियों के साथ इस पर चर्चा की। चूंकि वे दूल्हे के परिवार से थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे ज़्यादा सक्रिय थे। दोनों परिवारों के मिलने पर उनकी तुरंत अच्छी बन गई और शादी की रस्में जल्द ही पूरी हो गईं। दूल्हे को बधाई। लिन चुक्सिया ने ली जियान को देखकर उसे हार्दिक बधाई दी और उसे उपहार दिया।
हम दोनों को बधाई। ली जियान ने आज बिल्कुल नया सन याद सेन सूट पहना था, उसकी छाती पर एक बड़ा लाल फूल सजा हुआ था, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था, जो किसी खुशी के अवसर का आनंद ले रहे व्यक्ति के उत्साहपूर्ण भाव को दर्शा रहा था। लिन चुक्सिया ने अपनी पत्नी को भी देखा, जो वास्तव में सौम्य नहीं दिखती थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। अंडाकार चेहरे और प्रमुख विशेषताओं के साथ, जो संभवतः उसकी नौकरी से आई थीं, उसकी आंखों में धार्मिकता और तीक्ष्णता की भावना थी, और वह अपनी अदालती वर्दी को एक उत्साही और वीरतापूर्ण अंदाज में पहनती थी। लिन चुक्सिया को इस प्रकार की महिला वास्तव में पसंद थी। उसी समय शादी में उसकी मुलाकात कुछ परिचितों से भी हुई। उदाहरण के लिए, मार्केट सुपरविजन ब्यूरो के उपनिदेशक फैंग। ली जियान को मार्केट सुपरविजन ब्यूरो में स्थानांतरित कर दिया गया था और उपनिदेशक फैंग उनके सीधे वरिष्ठ बन गए थे। चाहे ये श्रीली के साथ संबंधों के कारण हो या ली जियान के अपने रिश्तों के कारण, शादी में उनकी उपस्थिति अपेक्षित थी। आज शादी के समय लिन चुक्सिया को पता चला कि उपनिदेशक फैंग को पदोन्नत कर दिया गया है, पूर्व निदेशक का तबादला कर दिया गया है, और उपनिदेशक फैंग को उनकी जगह लेने के लिए तैयार किया गया है। हालांकि वसंत महोत्सव के निकट आने के कारण स्थानांतरण की घोषणा छुट्टियों के बाद ही आधिकारिक रूप से की जाएगी। जब ली जियान ने इस खबर का जिक्र किया तो उन्होंने यह नहीं छिपाया कि मार्केट सुपरविजन ब्यूरो में उनका तबादला निदेशक फैंग की ही रजामंदी से हुआ था। वे साफ तौर पर लिन चुक्सिया को बाहरी नहीं मानते थे। जब सम्राट बदलता है तो उसके दरबारी भी बदल जाते हैं। अपने स्थानांतरण के साथ वह निश्चित रूप से निर्देशक फैंग के वफादार अनुयायियों में से एक बन जाएगा। निर्देशक फैंग को भी लिन चुक्सिया का अच्छा प्रभाव पड़ा और भोजन के दौरान उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि लिन चुक्सिया उनकी मेज पर ही रहे। मेज पर एनचेन काउंटी के अधिकारियों के एक समूह का सामना करते हुए निदेशक फैंग ने लिन चुक्सिया को अपनी स्वीकृति दी। कड़ी मेहनत करें और एनसिटी में हमारे निजी उद्यमों के लिए एक मानक स्थापित करें, मुझे आपसे बहुत उम्मीदें हैं। जियांग फूड कंपनी एनचेन काउंटी में किसी व्यक्ति के नाम पर स्थापित होने वाली पहली कंपनी थी। निदेशक फैंग जानबूझकर इसे बढ़ावा दे रहे थे, अपनी उपलब्धियों को बढ़ाने के लिए और लिन चुक्सिया और उनकी कंपनी के लिए मार्ग प्रशस्त करने के लिए। वहां मौजूद बाकी लोग सरकारी कामकाज के अनुभवी लोग थे। फूड फैक्ट्री के किसी विक्रेता से प्रतिस्पर्धा करने की खबर बहुत पहले ही फैल चुकी थी, और अब जब वे उससे व्यक्तिगत रूप से मिल चुके थे और डायरेक्टर फैंग की पुष्टि भी हो गई थी, तो वे सभी लिन चुक्सिया को नए सम्मान से देखने लगे। सर्दियों में दोपहरें हमेशा असाधारण रूप से शांतिपूर्ण लगती थीं। आज सप्ताहांत था और कांग योंग इस दुर्लभ अवकाश का आनंद लेने में सक्षम था। वर्ष के अंत में खातों के निपटान के समय के करीब आने के साथ, हालांकि कपास मिल का प्रदर्शन परिधान कारखाने और कुछ अन्य कारखानों की तुलना में थोड़ा बेहतर था, लेकिन ये केवल दिखावा ही था। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो यह अंततः एक मृत अंत की ओर ले जाएगी। हाल ही में बड़ी और छोटी बैठकों के बीच वह कुछ हद तक अभिभूत हो गए हैं, और अब जबकि उनकी उम्र 50 से कुछ अधिक है, उनमें अब युवाओं जैसी ऊर्जा नहीं रही। केवल घर पर ही वह अपने पूरे अस्तित्व को जीवंत महसूस कर सकता है। अपनी पत्नी को खिड़की के पास उपकरणों के एक सेट के साथ छेड़छाड़ करते हुए, सूरज की रोशनी में नहाते हुए, शांतिपूर्ण समय की तस्वीर की तरह देखकर कांग योंग भी वहां चला गया। क्या ये चीज़ सचमुच इतनी बढ़िया है? इस कप में कुछ बूंद से ज्यादा पानी नहीं आ सकता, और जब तक यह मेरे होठों तक नहीं पहुंचता तब तक इसे दोबारा डालना पड़ता है। कियाओ लैन ने उसकी ओर देखा और डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या पता, तुम जानवर। यह एक कॉफ़ी पॉट है, ये कॉफ़ी बनाने के लिए है। लो, यह एक कॉफ़ी कप है। उसने उसे एक एक करके सब कुछ दिखाया और पैटर्न की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो ये पैटर्न कितने सुंदर हैं, और सोने की सजावट भी अच्छी लग रही है। मेरे घर पर भी ऐसा ही एक सेट था, इसे हांगकांग से एक दोस्त लाया था, लेकिन फिर सब टूट गए। जब कियाओ लैन ने अतीत के बारे में बात की तो वह थोड़ी निराश लग रही थी, लेकिन जल्द ही फिर से खुश हो गई। मेरा इंतज़ार करो, मेरे पास अभी भी कुछ कॉफ़ी बीन्स हैं। मैं तुमसे कहता हूँ, कॉफ़ी का स्वाद अच्छा होने के लिए उसे ताज़ा पीसी हुई होना ज़रूरी है। मैं तुम्हें अपनी कारीगरी का स्वाद चखाता हूँ। कांग योंग ने अपनी 50 वर्ष की पत्नी को एक युवा लड़की की तरह उत्साहित देखा, और वह स्वयं भी कुछ हद तक उसमें दिलचस्पी लेने लगा। प्रतीक्षा करते हुए उसने कॉफ़ी बीन्स को बारीक पीस लिया और अंततः कॉफ़ी मेकर की सहायता से एक बर्तन तैयार किया और फिर 2 कप डाले। कांग योंग ने अपने बड़े हाथ से एक कप पकड़ा और उसे गटकने ही वाला था कि उसकी पत्नी ने फिर से उस पर नाराज़गी जताई। आप इस तरह कैसे पी सकते हैं? आपको इसे इस तरह पकड़ना होगा, सूंघना होगा, क्या इसकी खुशबू अच्छी नहीं है? कियाओ लैन ने नाजुक कॉफ़ी का कप पकड़ा और आनंद से अपनी आंखें बंद करते हुए एक हल्का घूंट लिया। कांग योंग वहीं खड़ा अपनी पत्नी को घूर रहा था। भगवान ही जानता है, जब उसने पहली बार उसे देखा था तो उसमें भी वही उच्च वर्गीय मिस वाला रवैया था। नाजुक, संयमित, सुंदर। वह उससे अलग दुनिया से लग रही थी। वह एक नज़र उसके मन में गहराई से अंकित हो गई थी। लगातार उथल पुथल और हर तरफ से दबाव का सामना करने वाले उन वर्षों में गर्वीली राजकुमारी ने अपना सिर झुकाना शुरू कर दिया और अपने सुंदरपन गिरा दिए।
विशेषकर तब जब उसने उसे कई बार उलझते हुए देखा और अपनी जान लेने के बारे में सोचा। बहुत समय हो गया था जब उसने उसे इस तरह देखा था। उसने उसकी नकल करते हुए एक छोटा सा घूंट लिया और कड़वाहट देखकर मुंह बनाया। ये हर्बल औषधि सूप से किस प्रकार भिन्न है? कियाओ लैन तुरंत हंस पड़ी। तुम जानवर हो, तुम नहीं समझोगे। कियाओ लैन को कांग योन को क्रूर कहना पसंद था और कांग योन को वास्तव में लगता था कि कियाओ लैन की तुलना में वह काफ़ी भोला भाला था। एक क्रूर व्यक्ति कॉफ़ी की सराहना नहीं कर सकता, इसलिए वह बस अपनी पत्नी को घूंट घूंट करके कॉफ़ी पीते हुए देखता रहा। उसे भी कॉफ़ी की कड़वाहट का स्वाद मिला, फिर भी उसने देखा कि उसकी चेहरे की बनावट कितनी आरामदायक थी और वह इसका भरपूर आनंद ले रही थी। कोई आश्चर्य नहीं कि किन की दुकान अच्छा कारोबार करती है। बॉस लिन ऐसी है जो चीज़ों को गहराई से देखती है और बड़ा सोचती है। कांग योंग ने ऊपर देखा, सिर्फ इसलिए कि उसने आपको कपों का एक सेट भेजा है। मुझे लगता है कि वह सिर्फ चापलूसी करने और मीठी मीठी बातें करने में अच्छी है, हमेशा साजिश रचती रहती है। उसने उसे कॉफ़ी पॉट्स का एक सेट भेजा था जो उसकी पत्नी को पसंद था। उसने उसे पूरी तरह से समझ लिया था। कियाओ लैन ने इसे उस नज़रिए से नहीं देखा। यही तो होशियार और अनुकूलनशील होना है। यही तो ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यवसाय के लिए बने हैं। तुम्हारे जैसे लोग जो अपनी राय रखते हैं और पुराने तौर तरीकों पर अड़े रहते हैं, देर सवेर सिरदर्द झेलेंगे ही। कांग योंग ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। चलो अब इस बारे में बात नहीं करते, मैंने काम पर इसके बारे में बहुत कुछ सुन लिया है, मुझे घर पर छोड़ दो। कियाओ लैन हल्के से मुस्कुराई। तुम बस इतनी चिंता मत करो। हमारी उम्र में युवाओं को अपना रास्ता बनाने दो। यह मिस लिन, अगर तुम उसका ख्याल रख सकते हो तो और ज़्यादा ख्याल रखना। ऐसे लोगों से दोस्ती करना अच्छा होता है। कांग योंग ने सिर हिलाया, इस बार वास्तव में अपनी पत्नी के दृष्टिकोण से सहमत होते हुए। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।